दोस्तों स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। बहुत सारा प्यार आप सबको। आप सब ने हमें 10 साल से इतना सपोर्ट इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक रिक्वेस्ट थी आप लोगों से, एक बहुत मेजर चंक है लोगों का जो बिना सब्सक्राइब करे इस चैनल को देख रहा है। तो भाई एक लाल बटन है जिस पे सब्सक्राइब लिखा है, अगर आप वो दबा दोगे तो हमारी ऐसी मज़ेदार वीडियो जैसे ही आएगी आपको पता चल जाएगा और आप हमारी कोई वीडियो मिस नहीं करोगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो और अब इस वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी से। जब भी ईरान से अटैक होगा ना तो फोन पे एक सिग्नल आ जाएगा कि अगले 5-10 मिनट में अटैक होने वाला है, तो आप एक बॉम्ब शेल्टर ढूंढ लो। तो फिर मैं जब गया बॉम्ब शेल्टर में तो पहले तो दिन मेरी फटी हुई थी कि भाई मैं अकेला हूँ इस देश में। रात को एक दिन 8-10 मिसाइलें आ रही हैं, ऐसे टकरा रही हैं, फट रहा है। ब्रो होटल का जो शीशा था ना ऐसे हिल जाता था, कांप जाता था। तो वो देख के मेरी फटती थी कि भाई ये क्या हो गया भाई ये। तो मैंने किसी से पूछा वहाँ कि वाज दैट द साउंड ऑफ अ बॉम्ब। उसने कहा या तो वो बहुत ही चिल थे। फिर उसकी पूरी फैमिली मुझसे बात करने आ गई कि इसे चिल करो भाई, ये बेचारा अकेला है यहाँ पे, डरा हुआ है। तो पहले मैं गया जेरूसलम, ब्यूटीफुल सिटी, कमाल हिस्ट्री कमाल है वहाँ की, सारे धर्मों के लिए वो एकदम वो है कि क्रेजी जगह। और मैंने बहुत अनशन खाना खाया, मजे किए। और लोग इंडिया के नाम से पता नहीं, वहाँ तो बहुत प्यार मिल रहा था कि इंडिया, लव इंडिया, ये वो हर जगह। एथियोपिया में तो अनशन ट्राइब्स हैं। एक ऐसी ट्राइब थी हमार ट्राइब, वो होती है ना शादी, मान ले मेरी शादी होनी है तो मुझे पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं मर्द हूँ। तो उसकी एक सेरेमनी होती है। उस सेरेमनी में क्या होता है कि पूरा गाँव आता है, सब नाच गाना दारू चल रही है। अब वो जो लड़का है उसे मर्दानगी प्रूफ करने को क्या करना पड़ेगा, 10-15 बैल खड़ी है, पूरा नंगा होगा वो, पूरा कच्छा भी नहीं पहना, पूरे गाँव के सामने उसे बैल पे दौड़ना है ऊपर, है ना, उसे 15 से 20 चक्कर मारने। अगर उसने ये कर दिया तो वो मर्द है, अगर गिर गया तो वो मर्द नहीं है। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज के एपिसोड में हमारे साथ एक बहुत ही बेहतरीन ट्रैवलर। इनके एक्सपीरियंसेस सुन के आप बिल्कुल ही हैरान हो जाओगे। मतलब हमने बहुत सारे ट्रैवल पॉडकास्ट करे हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी है, पर आज जो हमारे साथ ट्रैवलर है भाई ये कुछ अलग ही चटक इंसान है और इनके साथ चटक ही चीज़ें हुई थी। फिलहाल जो रिसेंट इनके साथ क्रेजी चीज़ हुई थी वो ये हुई थी कि भाई वो ये ईरान इजराइल वॉर में इजराइल में अटक गए थे और वॉर के दौरान इनका एक्सपीरियंस कैसा था उसके बारे में इन्होंने बहुत सारी रील्स बनाई और बहुत सारे व्यूज़ भी आए उस पर हमने भाई को रीच आउट करा कि यार रील्स में आप कितना ही बता दोगे, आप यहाँ आओ पॉडकास्ट करते हैं, यहाँ पे सारी बातें बताओ। तो आज हमारे साथ है सौमिल भाई। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी शुभम भाई। भाई लाइकवाइज प्लेजर इज़ ऑल आवर्स। और हम फर्स्ट टाइम नहीं मिल रहे हैं इनसे हम मिले थे ट्रैवल करते हुए ही कोह सामुई में, थाईलैंड में 2-3 साल पहले। तब हमें पता नहीं था कि भाई ट्रैवलर है और इन्हें नहीं पता था कि हम पॉडकास्टर हैं। हम बस नाच रहे थे, पार्टी कर रहे थे, देखा तो फिर जब हमने इन्हें देखा यार ये बंदे, इससे तो हम मिले हैं, तो इन्होंने भी जब हमारी बात हुई तो ये हुआ, अरे हम याद है वहां मिले थे। हमने कहा हाँ। तो स्वागत है भाई दोबारा आपका। कैसा लग रहा है भाई वॉर जोन से वापस इंडिया आके जब आप आए? अब एक्साइटमेंट खत्म हो गया। वहाँ उस टाइम जब वहाँ था तब हर जगह से इतना प्यार आ रहा था ना कि ये भाई ठीक है, जिंदा है आज, ये सब वो सब। अब वो इज्जत नहीं मिल रही, वो प्यार नहीं मिल वो रहा। इज्जत प्यार अब खत्म हो गया है, पर बढ़िया है भाई। वो हलचल भी तो चली गई होगी भाई उस टाइम जब चल रहा था सब, और इंडिया की न्यूज में भाई पूरा ही हो रहा था कि अभी ईरान ने दोबारा अटैक कर दिया इजराइल पे। तो रियल पिक्चर क्या थी जब आप थे वहां पे, और आप कब गए एग्जैक्टली और क्यों गए थे ये भी बताओ। यार मैं गया था 24-25 फरवरी के आसपास गया था, और मैं मेनली इसलिए गया था, अभी ना मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ इंडिया के अंडररेटेड फेस्टिवल्स के बारे में जो लोगों को पता ही नहीं है। और मेरे ना 2 बहुत अच्छे दोस्त हैं वहाँ, इजराइल के ही दोस्त हैं, थाईलैंड में जहाँ हम मिले थे वहीं पे मेरी उनसे दोस्ती हुई थी, और उनमें से एक इंडिया भी आया है। तो उसने मुझे बताया था कि जूस लोगों का एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है जो उस टाइम होने वाला है। उसने बोला कि तू आके देख, बहुत मज़ा आएगा। और उस टाइम मैं फ्री था और तब रमज़ान भी चल रहा था। तो मैंने सोचा कि यार इजराइल जाते हैं, वहाँ रमज़ान भी देखूंगा कैसा होता है, और वहाँ ये जो दूसरा फेस्टिवल है पूरम वो भी देखूंगा। तो मैं 24-25 के आसपास गया था कि पहले 3 दिन रमज़ान कवर करेंगे, उसके बाद पूरम कवर करेंगे। 5-6 दिन का ट्रिप था, आ जाऊँगा, छोटा सा देश है, कितना घूमूंगा। तो पहले मैं गया जेरूसलम, ब्यूटीफुल सिटी, कमाल हिस्ट्री कमाल है वहाँ की, सारे धर्मों के लिए वो एकदम वो है कि क्रेजी जगह। तो बहुत ही बढ़िया देश, बहुत ही बढ़िया लोग, खाना वाना सब बढ़िया। और रमज़ान भी मैंने फुल पावर वहाँ मनाया लोगों के साथ, बहुत मज़ा आया। वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है उस एरिया में? मतलब मुस्लिम वहाँ हैं, अच्छी खासी सब है भाई वहाँ, क्रिश्चियंस भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, जूस भी हैं, सब और हैं। आपस में मिलके रहते हैं या फिर डिफरेंसेस मतलब मुझे हैं? तो जितना मैं जेरूसलम में रहा, तो वहाँ जेरूसलम में क्या है, ओल्ड सिटी है। तो वहाँ पे 4 क्वार्टर हैं, एक क्रिश्चियन क्वार्टर, एक आर्मेनियन क्वार्टर, एक जूश क्वार्टर और एक मुस्लिम क्वार्टर। और वहाँ सारे, हर एक क्वार्टर में तुम्हें सारे धर्म के लोग दिख जाएंगे, क्योंकि वहाँ सारे ही
एकदम जो धार्मिक लोग हैं ना, जो एकदम अपने कपड़े पहन के घूम रहे होते हैं, जैसे मुस्लिम लोग अपना हिजाब वगैरह में होंगे, जूस लोग हैं वो अपनी वो टोपी होती है उनकी जो ऑर्थोडॉक्स होते हैं वो उनमें होंगे, तो समझ आ जाएगा कि ये इस धर्म का जा रहा है, ये उस धर्म का जा रहा है, पर सब एक दूसरे के एरिया में थे। तो ऐसी मुझे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम फील नहीं हुई। तो मैं मुस्लिम क्वार्टर में सबसे ज़्यादा मैंने टाइम बिताया वहाँ, और मैंने बहुत अनशन खाना खाया, मज़े किए, और लोग इंडिया के नाम से पता नहीं वहाँ तो बहुत प्यार मिल रहा था कि ओए इंडिया, लव इंडिया, ये वो हर जगह। तो पहले 3 दिन मैंने जेरूसलम में ही थे। आई थिंक 28 तारीख को सुबह सुबह मैं सो रहा था और मेरे उन दोनों दोस्तों की कॉल पे कॉल आई जा रही थी और मैं खर्राटे मार के बढ़िया सो रहा हूँ। फिर मैं देखा क्या हो गया भाई ने, तो मैंने फ़ोन उठाया कि ब्रो क्या सीन है। दोस्तों पॉडकास्ट तो आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ। जब भी आप हमारे पॉडकास्ट देखते हो आपको मज़ा तो आई एम श्योर आता ही होगा। आपके मन में भी आता होगा कि अगर मैं क्रिएटर होता तो मैं भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ बैठता, पॉडकास्ट करता, मेरे को लोग देखते, मेरे को लोग इतना ज़्यादा प्यार करते, और ये सब पॉसिबल है। आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो। हमें यहाँ तक पहुँचने में 10 साल लग गए। हमने स्केच वीडियो से स्टार्ट करा था, शॉर्ट फॉर्मेट, लॉन्ग फॉर्मेट, वॉक्स पॉप, फिर जाकर एपिसोडिक कंटेंट और अब पॉडकास्ट। इस 10 साल की जर्नी में हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, और आपको वो प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े जो हमने की, इसके लिए हमने आपके लिए बनाया है एक शॉर्ट कोर्स जो कि हमारी वेबसाइट realhit.in पर अवेलेबल है। इस पॉडकास्ट के ख़त्म होने के बाद आप हमारी वेबसाइट ज़रूर चेकआउट करिएगा, आपकी बहुत हेल्प होगी। तो realhit.in स्क्रीन पर भी नाम आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। अभी पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। उनसे अलग रह रहे थे आप या उन्हीं के घर तो पे? वो तेल अवीव में रहते हैं। अच्छा। तेल अवीव अलग शहर है, जेरूसलम अलग शहर है। मेरा सीन ये था कि मैं जेरूसलम में मनाऊंगा रमज़ान और पूरे मनाऊंगा तेल अवीव में। तो मैं तेल अवीव 1 तारीख को जाने वाला था और 28 को ये हुआ। तो 28 की सुबह सुबह उनका फ़ोन आया कि फ़ोन किया और बोला कि ब्रो वेयर आर यू। मैंने कहा मैं तो सो रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे इज़राइल हैज़ जस्ट लॉन्च्ड अ मिसाइल और अब ईरान भी अटैक करेगा पक्का, तो अब वॉर होने वाली है। सो यू फाइंड अ बॉम्ब शेल्टर, टॉक टू योर होटल, वहाँ पे बॉम्ब शेल्टर पक्का होगा और वहाँ पे प्रोटोकॉल्स पता कर लो क्या होने वाले हैं। तो मेरा सबसे पहला रिएक्शन तो ये था कि बकर कर रहा है क्या, पागल है क्या, क्यों मजाक कर रहा है। तो उसने कहा नहीं आई एम नॉट जोकिंग। वो भी हंसा कि आई एम नॉट जोकिंग भाई, सच है, ये होने वाला है। तो फिर मेरी थोड़ी सी फटी कि भाई ये क्या हो रहा है। तो फिर मैं गया नीचे, मैंने होटल रिसेप्शन पे बात करी कि ब्रो क्या सीन है। तो उन्होंने बोला बहुत चिल तरीके से, या देयर इज़ अ वॉर नाउ। तो मैंने कहा कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर, माय फ्रेंड कॉल्ड मी, ही टोल्ड मी टू गो टू अ बॉम्ब शेल्टर। तो उसने बताया कि आपके पहले फ़ोन पे एक सिग्नल आएगा, जब भी ईरान से अटैक होगा ना तो फ़ोन पे एक सिग्नल आ जाएगा कि अगले 5-10 मिनट में अटैक होने वाला है, तो आप एक बॉम्ब शेल्टर ढूंढ लो। और मोस्टली वहाँ होटल्स में या कॉमन एरियाज़ में बॉम्ब शेल्टर होते हैं, जो कि अंडरग्राउंड एक रूम है। अंडरग्राउंड एक स्ट्रॉन्ग रूम है, मोटा सा उसका दरवाज़ा होता है, जैसे बैंक की तिजोरी होती है ना, मोटा सा, तुमने देखा होगा फिल्म में, वैसा दरवाज़ा होता है। काफी कॉमन चीज है वहाँ पे, मतलब हर हर जगह बिल्डिंग में बनाना जरूरी है। नई जो बिल्डिंग्स बन रही है उसमें हर फ्लैट में भी होता है। अच्छा। उसमें एक वो रूम जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसका बना हुआ है वो बॉम्ब शेल्टर है, पर अगर उस पर मिसाइल मारेगी तो फटेगा वो भी, पर बिल्डिंग पे मारेगी तो वो बच जाओगे। तो यूजुअली पर अंडरग्राउंड होता है बॉम्ब शेल्टर जो मेन होते हैं। तो उसने बोला कि बॉम्ब शेल्टर है, तो आप जब भी सायरन आएगा बॉम्ब शेल्टर में आ जाना, फिर आपके ही मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाएगी कि अब आप जा सकते हो। और अगर होता क्या है, नोटिफिकेशन पूरे देश में आएगी कि अब अटैक हो सकता है। जिस एरिया में आ रही होगी मिसाइल, फिर उस एरिया के 15-20 किलोमीटर के रेडियस में पूरे सिटी में सायरन में जाएंगे, तो आपको उसमें जाना है बॉम्ब शेल्टर में। तो फिर मैं जब गया बॉम्ब शेल्टर में, तो पहले तो दिन मेरी फटी हुई थी कि भाई मैं अकेला हूँ इस देश में, और ये क्या, इमिग्रेशन वाला भी बोल रहा था क्यों जा रहे हो, मिसाइल में फटना है क्या तुम्हें, और मैं उससे हंस रहा था कि सर क्या आप क्या कर रहे हो। तो मैं बहुत फटी और हुई उस थी। टाइम आ रहे थे घर वर से कॉल की भाई? तब तक कुछ नहीं पता चला था किसी को, क्योंकि मेरे घर वालों को भी इतना पता नहीं चला होगा कि क्योंकि इसराइल ने एक मिसाइल मारी, इतनी बड़ी अभी तक न्यूज़ हुई नहीं थी कि वॉर होने वाली है। तो तब तो कुछ नहीं था, तो मैं ही थोड़ा डरा हुआ था। मैंने घर में भी नहीं बताया, मुझे लगा कि 1-2 दिन की बात होगी, क्या पता ना पहुंचे वहाँ तक, क्यों परेशान करो इन्हें। अच्छा, इस टाइम तक दिमाग में ये भी नहीं आया कि मैं देश से निकल जाऊँ? निकल ही नहीं सकते ना। उसने 28 जब अटैक हुआ तब तो फिर एकदम फ्लाइट सारी ऑफ हो गई थी। 28 को जब इन्होंने मिसाइल मारी, तो मेरे दोस्त ने हाँ फ़ोन पे ये भी बोला था कि आई डोंट थिंक यू आर गोइंग नाउ फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर एटलीस्ट अ वीक। उसने बोला फॉर एटलीस्ट अ वीक यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। तो मैंने कहा ठीक है, 4 दिन को तो था ही, 3 दिन और रुक जाऊँगा। तो फिर जब हम बॉम्ब शेल्टर में गए तो भाई बाहर बुम बुम आवाज़ें आई, तो मेरी फटी। मैंने कहा ये क्या हो गया भाई, ये तो बम ही गिर रहे हैं। तो मैंने किसी से पूछा वहाँ कि वॉज द साउंड ऑफ अ बॉम्ब। उसने कहा या
तो वो बहुत ही चिल थे। उनको ऐसा हो गया रोज का ही है हमारे तो। हाँ, तो मैं उनके पास गया कि आर यू नॉट अफ्रेड? तो कहता नो, वी हैव अ स्ट्रॉन्गर आर्मी। तो मैंने कहा स्ट्रॉन्ग आर्मी है तो है, बट बम गिरने की आवाज़ आ रही है। वो कहता कुछ नहीं होगा, डोंट बी अफ्रेड, वी आर यूज्ड टू दिस, वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम, यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड। फिर उसने मुझे ना, उसे दिख गया कि मेरी फटी हुई है, तो उसने मुझे बड़े प्यार से पूछा कहाँ से हो। फिर वो इंडिया की बातें करने लगा, अपनी कंट्री की बातें करने लगा, और बड़े प्यार से फिर उसकी पूरी फैमिली मुझसे बात करने आ गई कि इसे चिल करो भाई, ये बेचारा अकेला है यहाँ पे, डरा हुआ है। वो बॉम्ब शेल्टर वैसे होते कैसे थे, अगर उनका आप बताओ अंदर से? यार मैं तुम्हें क्लिप भी भेजूंगा। नॉर्मल अंडरग्राउंड रूम है। अब हर होटल में अलग है। जिस होटल में मैं था वहाँ पे तो उन्होंने बोला था या तो बॉम्ब शेल्टर में चले जाओ या सीढ़ियों पे चले जाओ। सीढ़ियों वाला एरिया भी स्ट्रॉन्ग है जहाँ स्टेयर्स है, तो वहाँ पे भी कुछ नहीं होगा। तो मोस्टली लोग सीढ़ियों पे थे। पर बॉम्ब शेल्टर क्या होता है, हर जगह अलग होते हैं। अंडरग्राउंड रूम है, जो पार्किंग होती है वो भी बॉम्ब शेल्टर हो सकता है, जो तुम्हारी अंडरग्राउंड मेट्रो है वो भी बॉम्ब शेल्टर है। तो वॉट एवर देयर इज अंडरग्राउंड वो बॉम्ब शेल्टर है। हाँ, पर ऐसा कुछ ये नहीं होता कि जैसे कॉन्क्रीट टाइप हो बिल्कुल, जैसे बॉम्ब गिरे भी तो मतलब ना आए वहां तक असर, आ सकता है फिर भी? यार मतलब मैंने पूछा लोगों से तो सबने ये बोला कि जो घर के अंदर वाले रूम होते हैं वो फिर भी डेंजरस होते हैं अगर वहाँ तुम बॉम्ब शेल्टर बना रहे हो, बट जो अंडरग्राउंड है उसमें चांसेस कम होते हैं। मतलब चोट लग सकती है अगर तुम्हारी किस्मत ख़राब है कि एकदम वहाँ ही आके पड़ गई मिसाइल, तो वो हो सकता है, पर सेफेस्ट वही है कि तुम उसमें रहो। भाई जब जिस होटल में तुम थे, तुम उसके बॉम्ब शेल्टर में गए, तो एट द मोमेंट एक बॉम्ब शेल्टर में कितने लोग आते थे? जब मिसाइल्स या फिर कोई भी सायरन बजता था तो कितने लोग आते थे? 40-50 थे पहले दिन, तो 40-50 थे। क्रेजी। अब उनका बॉम्ब शेल्टर बहुत ही बड़ा था। पर उस बॉम्ब शेल्टर में कोई जा ही नहीं रहा था। वहाँ ना सारे लोग सीढ़ियों पे खड़े थे क्योंकि वहाँ की सीढ़ियों वाला एरिया भी बहुत ही मजबूत था फॉर सम रीज़न। उन्होंने कहा कि यू कैन स्टैंड एट स्टेयर्स, और वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि नहीं गिर रही भाई, नहीं गिर रही। फिर मैंने उनसे पूछा कि आवाज़ें कैसे आ रही हैं फिर, क्योंकि आवाज़ आ रही है बॉम्ब फटने की, तो कह रहा है वो हवा में हो रही है। तो फिर पहले दिन मेरी फटी हुई थी। फिर जब इतने मैं चिल लोगों से मिला जो इतने चिल थे, तो मुझे लगा कि ठीक है अब मैं क्या ही बार बार, क्योंकि हर पहले दिन तो हर 1 घंटे में सायरन बज रहे थे और तुम वही 4 फ्लोर नीचे उतर के आ रहे हो लिफ्ट पकड़ के, फिर नीचे जा रहे हो बॉम्ब शेल्टर में। तो मुझे फिर आलस आने लगा। तो फिर मैं बालकनी में आता था जब भी सायरन होते कि ओ ब्रो अब तो वो देखेंगे पटाखे, आतिशबाजी होगी अब। और भाई रात को दिखे एक दिन। वैसे तो हमेशा मैं लेट जाता था क्योंकि जहाँ मेरा होटल था ना वो क्लोज्ड कैंपस था, तो बड़ा छोटा स्पेस था आसमान का देखने में। रात को एक दिन 8-10 मिसाइलें आ रही हैं, ऐसे टकरा रही हैं, फट रहा है। और जैसे हम दिखाते हैं ना मूवीज़ में कि कहीं बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो एक वेव, शॉक वेव निकलती है, सब हिल जाता है। ब्रो होटल का जो शीशा था ना ऐसे दुम हिल जाता था, कांप जाता था। तो वो देख के मेरी फटती थी कि भाई ये क्या हो गया भाई, ये क्रेजी हो रहा है। तो मतलब क्या वो फट हवा में रही हो और वो कांप रहा है बहुत दूर फट रहा है, बहुत दूर। पर वो यहाँ तक तुम्हारे शीशे फट रहे हैं, नॉट फट रहे हैं, इम्पैक्ट वो शॉक वेव आ रही है कि हिल रहा है और आवाज़ आ रही है उसकी। तो दूसरे तीसरे दिन तक मैं बहुत चिल हो गया था कि मैंने कहा ठीक है। भाई यहाँ पर ना ऐसी वीडियो सर्कुलेट हो रही थी कि बहुत मिसाइलें बिल्डिंग में क्रैश कर रही हैं, गिर रही हैं, लोग भाग रहे हैं। वहाँ पर एक्चुअली में कितनी मिसाइलें गिर रही थी? यार जब मैं जेरूसलम में था तो मैंने भी मेरे दोस्त वीडियोस भेज रहे, मेरे घर वाले भाई रो रहे थे। है ना कि ये कहाँ अटक गया, तेरे को बोला था मत जा, तुझे अपनी हर जगह का यही होता। तो पहले तो डांट रहे थे, पापा तो डांट रहे थे, चिल्ला रहे थे कि तुझे कभी किसी की नहीं सुननी होती, है ना। मम्मी रो रही थी कि ये क्या तू चले गया है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ न्यूज़ में पता नहीं क्या क्या, जैसे तुम बोल रहे हो ना, ये सब वीडियोस आ रही थी। डिस्ट्रक्शन हो रहा है बेहिसाब, पूरे देश मतलब हाँ हाँ, तो जेरूसलम में तो तब तक कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब पूरे इसराइल में ही एक भी मिसाइल नहीं गिरी थी पहले 2 दिन तक। तो दूसरे या तीसरे दिन एक मिसाइल का टुकड़ा आई थिंक जेरूसलम के आउटस्कर्ट्स में गिरा था, जो कि मेरे घर से, मेरे होटल से 3-4 किलोमीटर दूर था। और वहाँ पे भी किसी को कुछ नहीं हुआ था, हाईवे पे गिर गया था। बस मेरा ये था कि मैं अब कहीं ट्रैवल नहीं कर रहा, मेरा क्योंकि प्लान था तेल अवीव जाने का। तो मेरा वो गया था कि अब मैं तेल अवीव नहीं जा रहा हूँ। ऑल्दो मेरा दोस्त कहता कि तू यहाँ आ जा, तू यहाँ पे आ जा, तू क्यों खर्चा कर रहा है, क्योंकि होटल्स बहुत महंगे हैं वहाँ। कितना एक्सपेंसिव है? नॉर्मल होटल वहाँ पे तेरा 15-20 हज़ार रात का है पर नाइट। हाँ, ये तो यहाँ 5 स्टार का रेट है। वो वहाँ नॉर्मल, मतलब नॉर्मल वहाँ का अच्छा है पर महंगा है भाई। और ऐसा कुछ हुआ था कि इस कांड के बाद रेट बढ़ गए? नहीं ऐसा कुछ नहीं, बल्कि उन्होंने बफे का रेट आधा कर दिया था कि आप बफे है। तो उसने देख लिया ना कि ये तो 2 दिन से बेचारा, और पहले 2 दिन रेस्टोरेंट भी सारे बंद हो गए थे। अच्छा। तो 1-2 ही खुल रहे थे, पिज़्ज़ा हट खुल रहा था और एक बर्गर शॉप थी, तो मैं वहीं जा रहा था। पर वो भी ऐसा हो गया कि आपको अब हम कम में दे देंगे, पर वो उनका कम भी बहुत ही महंगा था भाई। तो पर ठीक है। तो फिर क्या हुआ, जो मैं दूसरा फेस्टिवल मनाने गया था पूरम, तो मेरा मूड इसलिए ख़राब हो गया कि एक तो मेरा अब इतना खर्चा हो रहा है, घर पे लोग भी परेशान हैं, और जो मैं करने आया था वो अब होगा नहीं, पूरम अब होना नहीं है। पर भाई जेरूसलम के लोग मेंटल हैं,
वो पूरम पे क्या होता है, जैसे हैलोवीन में देखते हैं ना हम कॉस्ट्यूम्स पहन के जाते हैं, ट्रिक और ट्रीट होता है, वो अलग अलग कॉस्ट्यूम्स पहन के पूरी रोड पर पार्टी करते हैं। मतलब पूरी रोड तुम्हारी वो है एक क्या कहते हैं उसे, वो पार्टी हब बना दिया। अरे वो जो पहाड़ों में कौन रेव पूरे शहर में रेव हो रही है, तू समझ ले, पूरी रोड पे। अच्छा। और क्योंकि क्लब्स बंद हैं तो लोग अपने घर से ऐसे स्पीकर लेके खड़े हैं और रोड पे लोग नाच रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं। और भाई कोई स्पाइडरमैन बन के आया हुआ है, मैं अपनी नारुतो की वो लेके गया था कॉस्ट्यूम, मैं वो पहन के घूम रहा हूँ। अनशंड लोग, कोई बारबी बनी है, कोई कुछ बना है, फुल पावर पार्टी कर रहे हैं, नाच रहे हैं, भंडो रहे हैं। तो मेरे को तो बहुत मजा आया कि फिर मैंने पूछा, मैंने कहा ब्रो देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन, हाउ डू यू फील सेलिब्रेटिंग दिस? कहता वी डोंट केयर, दिस इज पूरम, वी हैव टू बी हैप्पी ऑन दिस डे, ये वो, वी डोंट केयर अबाउट द वॉर। क्यों सेलिब्रेट करते हैं वैसे वो फेस्टिवल? पूरम का ऐसा कुछ था कि इनकी कोई रानी थी, जूस को हमेशा से हर जगह मारा ही गया है ना। तो एक टाइम पे भी कोई कहीं ने मारा जा रहा था, तो एक रानी थी जो जू थी, पर शायद किसी को पता नहीं था, मैं एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि यही कहानी है नहीं, बट मुझे किसी ने यही स्टोरी बताई थी कि वो फिर भेस बदल के वहाँ से उसने लोगों को बचाया था। तो क्योंकि उसने भेस बदला था और वहाँ से लोगों को बचाया था, और इट्स अ डे टू बी हैप्पी, तो सब अपना रूप, वही कोई कुछ कॉस्ट्यूम में होता है, कोई कुछ कॉस्ट्यूम होता है। एक आदमी पूरा नाजी का वो पहन के चिल्ला रहा था हाइल हिटलर। तुम सोचो भाई, जिसने मारा है उनके लोगों को हाइल हिटलर चिल्ला रहा है, और लोग खुद चिल है। अबे पार्टी कर रहे हैं भाई, पार्टी कर रहे हैं, क्रेजी माहौल था वहाँ। अच्छा। तो फिर अब तक मुझे समझ आ गया था कि अब मेरे घर वाले परेशान हैं, दोस्त परेशान हैं, मेरे लिए चिल है। वहाँ पे जो और इंडियंस थे वो भी चिल हो गए थे आपके साथ साथ? यार सबसे बढ़िया चीज़, टूरिस्ट आई थिंक वही था। वहाँ पे इंडियंस पढ़ते बहुत हैं, एक तो वहाँ लेबर बहुत है इंडियंस, और एक पढ़ने वाले बहुत हैं। तो जब ये हुआ ना, तो मैंने 5-6 दिन बाद वीडियो डाली थी। पहले मैं डाल नहीं रहा था क्योंकि मेरा ये था कि घर वालों को ना पता चले, पर दूसरे दिन तक घर वालों को सबको पता चल गया था कि ये हो रहा है। तो मैंने कहा वीडियो डाल देते हैं, अब तो क्या हो गया, कुछ कंटेंट तो बना है। तो वो वीडियो वायरल हो गई। तो मेरे पास इतने इंडियंस के मैसेजेस आए कि आप हमारे पास आ जाओ, आप हमारे पास आ जाओ। बहुत बहुत बढ़िया इंडियन कम्युनिटी है वहाँ पे कि हम यहाँ रह रहे हैं, हम आपको लेने आ जाएंगे, आप टेंशन मत लो। पर मेरा दोस्त रह रहा था वहाँ, तो मैंने कहा जाऊँगा तो उसी के पास जाऊँगा। तो मैं जब जेरूसलम से निकला तो मैं फिर तेल अवीव पहुँचा था, और तेल अवीव में मेरी जाने में फट रही थी क्योंकि बहुत सारी, जो तूने बोला ना कि वीडियोस आ रही थी कि डायरेक्ट बिल्डिंग पे, तो मैंने एक वीडियो देखी थी, तेल अवीव तो एकदम रेत हो चुका है, बम फट चुके हैं, तेल अवीव हैज बिकम गाजा नाउ। तो और वो मेरा दोस्त कह रहा है कि क्या बात कर रहा है ब्रो, तू आ, ये सेफ है एकदम, तू आ, पहुंच ना, पार्टी कराऊंगा भाई, तू यहाँ आ तो सही। भाई पैसे कितने बचे भाई, 1 महीने उसके घर ही पड़ा रहा। फिर मैं वो तब हुआ था ना जब बीच में कंपनीज को वो बोल दिया था ईरान ने कि हम कंपनीज पे अटैक वो तो करेंगे। बहुत बाद में हुआ है। अच्छा, वो और भी बाद में हुआ है? वो आई थिंक वो तो मेरे आने के बाद हुआ है। तो फिर जब आप वहाँ पहुंचे, फिर उसके बाद वहाँ पे भी कुछ ऐसा था नहीं कि भाई कहीं हिट हुआ? रोज़ का वही होता था कि रोज़ के मिसाइल आ रही है, हवा में फट रही है, और मैं नीचे से देख रहा हूँ। वहाँ मुझे नीचे से देखने को नहीं मिला क्योंकि मेरे दोस्त ने डांट दिया कि भाई तुझे रूम में ही रहना है। इफ़ देयर इज़ अ 0.001% चांस कि गिरेगी, तो तुझे वो चांस भी क्यों लेना है। और आपने ट्रैवल कैसे करा जेरूसलम से तेल वो अवीव? मेट्रो चल रही थी। मेट्रो कितनी देर की? 1 घंटा। अच्छा, मतलब बहुत छोटी कंट्री है यार इजराइल। केरला जितना होगा आई थिंक इजराइल, बहुत ही छोटा देश है, बहुत ही छोटा। और जेरूसलम से वो मतलब फास्ट, अगर मुझे तो स्लो वाली मिली थी, अगर फास्ट ट्रेन लो तो 30 मिनट में पहुंच जाओगे। हाँ, तो मैं 1 घंटे में अपने दोस्त के पास पहुंच गया था। पर उस टाइम ये न्यूज़ जरूर आई थी कि नेतन्याहू को मार दिया गया, उस टाइम पे ये चल रहा था। तो वहाँ क्या माहौल था भाई जब ये न्यूज़? कुछ नहीं, सब वो हंस रहे थे कि भाई, क्योंकि वो ना बहुत ही चिल पार्टी वाला देश है। तू वहाँ निकलेगा ना, तो उस टाइम जब मैं था, एक तो मौसम बहुत ही, जो लंदन का समर्स वाला मौसम होता है वो रखा था कि बढ़िया एकदम हवाएं चल रही हैं, सर्दी वाला मौसम, हल्की हल्की धूप, तो सब चिल कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं वहाँ। और मैंने बीच वाला एरिया भी तो है तेल अवीव वो, ये बहुत सुंदर बीच है, सब लोग वर्कआउट कर रहे होंगे, तुम्हें गिल्ट आ जाएगा वहाँ जाके ना कि भाई तुम क्यों खा रहे हो इतना। तो वहाँ पे मैं गया, तो वहाँ पे मैंने, जब दोस्त तो मेरे थे ही, उनके दोस्त मेरे दोस्त बन गए थे, तो मैं सबसे पूछा था कि व्हाट डू यू थिंक। तो वो सब बोल रहे थे कि ब्रो, दोनों कंट्रीज अपना नैरेटिव बना रही हैं सोशल मीडिया पे, वो ये बोल रहे हैं, हम भी कुछ बोल रहे होंगे सोशल मीडिया पे, तो इन सब ये वीडियोस मत देख कि नेतन्याहू मर गया है या फिर यहाँ के बिल्डिंग्स इतनी तबाह हो गई हैं। ऑल्दो मैं तेल अवीव में एक बिल्डिंग देखी थी जहाँ पे मिसाइल गिरी थी। हाँ भाई, फिर तुम इसराइल से निकले कैसे और कब निकले, कितने टाइम बाद आप निकले वहाँ से? मैं पूरे 1 महीने बाद हो क्या रहा था इसराइल से ना, फिर सिर्फ पहले तो मैंने 1-2 फ़्लाइट्स कराई और वो ऑफ कोर्स कैंसिल होती जा रही थी। फिर मेरे को मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड ने बताया कि इसराइल से सिर्फ इसराइल की ही एयरलाइन उड़ रही है, और वो लिमिटेड है बहुत, कि किसी दिन किसी कंट्री की, किसी दिन किसी कंट्री की। तो इंडिया की कोई भी नहीं थी, और जितनी भी एयरलाइंस थी ना यूजुअली यूरोप की थी, और मेरे पास शेंजन वीज़ा नहीं था, और वहाँ के लिए तुम्हें शेंजन वीज़ा या ट्रांजिट वीज़ा चाहिए, और वो नहीं मिल सकता ऐसे। तो मैं एकदम लाचार सा बैठा था।
एक बार मिली इंडिया की फ़्लाइट और मैं पहुंचा कि इंडिया की फ़्लाइट मिली, तो उन्होंने मेरी वो फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, उन्होंने मेरी फ़्लाइट यूरोप की कर दी है कि आप यूरोप चले जाओ, वहाँ से इंडिया की फ़्लाइट है। तो मैंने कहा उसके लिए भी ट्रांजिट वीज़ा चाहिए भाई, ये तूने किससे पूछ के करा है? तो वो भी कैंसिल हो गई थी। फिर पैसे आ गए वापस? हो गया, बहुत लड़ने के बाद हुआ। पर 1 महीने बाद जब और कोई वो नहीं बचा ऑप्शन, और ये ऑप्शन स्टार्टिंग से था कि जॉर्डन जाओ बाय रोड और वहाँ से ले लो फ़्लाइट। तो मैं जॉर्डन गया बाय रोड। एक कंपनी थी जो कि हर हफ्ते एक बस भर के लोग निकाल रही थी जिन्हें जाना है इंडिया या फिर किसी भी कंट्री जाना है। तो आप जॉर्डन जाओ, जॉर्डन बाय रोड गए, नॉर्मल था एकदम ही, कोई दिक्कत नहीं, और वहाँ से फ्लाइट लेके आ गए। पर जॉर्डन भी एक तरह से अगेंस्ट है ना इजराइल के, थोड़ा मान इसलिए फट रही एंटी थी है मेरी, ना। इसलिए फट रही थी मेरी कि मैं नहीं आ रहा जॉर्डन, क्योंकि मैं कहीं इसराइल से आ रहा हूँ और वॉर चल रही है, ये मुझे पेले। तो पर वहाँ जब मेरी उससे बात हुई, जो कंपनी का ओनर था, मैंने उससे 3-4 बार बोला, मैंने कहा देख भाई सेफ है ना? उसने बोला कि यार मैं 3-4 ग्रुप निकाल चुका हूँ, तो टेंशन मत ले। तो फिर तो वो बंदा भी इंडियन ही था जो ग्रुप्स ले जा रहा था? तो वो जो कंपनी है वो सदगुरु ट्रैवल के नाम से है। देखो प्रमोशन कर दिया आपका मैंने। सदगुरु ट्रैवल के नाम से है। तो उन्होंने उनके हर जगह, उनका अफ्रीका में भी है, उनका यहाँ पे भी, उनका इंडिया में भी है। तो जो वहाँ का था वो इंडियन ही था। अच्छा, और आपका रूटीन क्या रहता था 1 महीने? कुछ पार्टी कर रहे हैं रोज, या फिर वहाँ के लोगों का दिनचर्या कैसी थी? कुछ शर्ट हो रखी थी चीज़ें, या सब कुछ खुला था? वहाँ पे अब वर्क फ्रॉम होम चल रहा था यूजुअली। तो जैसे मेरे दोस्त थे, तो उसका तो काम वर्क फ्रॉम होम का ही था। जो मेरा दूसरा दोस्त था, उसने नई नई जॉब ज्वाइन करी थी पोर्न इंडस्ट्री में। वो एक वहाँ का ओनली फैंस है, वहाँ पे फाइनेंस का वो काम कर रहा था। तो उसका भी वर्क फ्रॉम होम था, तो वो कैफ़े जाके काम करता था। तो मैं इन सबके साथ कैफ़े जाता था, मैं भी अपनी एडिटिंग करता रहता था। अपना वो वहाँ स्कूटर मिलता है खड़े होने वाला, है ना, उस पर घूम रहे हैं, कॉफ़ी ली, फिर जॉक पे निकल गए। नॉर्मल जिंदगी चल रही है। रात को पार्टी, दिन में काम, शाम को कॉफ़ी पे गए, जॉक पे गए, बीच पे चिल किया, दिन में बस। तो आपके जो दोस्त थे उनकी फैमिलीज भी वहीं थे? वो लोग भी फैमिली के साथ रहते हैं इंडिया की तरह? अलग रहते हैं। अलग। तो जब मैं आया तेल अवीव, वो अपने मम्मी पापा के घर पे था। वो और उसकी गर्लफ्रेंड अपने मम्मी पापा के घर पे थे, क्योंकि उसके मम्मी पापा ताइवान में थे। तो वो उनके घर आ गया था, क्योंकि उनके घर के अंदर ही बॉम्ब शेल्टर है। अच्छा। उनका नया घर था, तो उनके घर के अंदर ही बॉम्ब शेल्टर था। तो पहले 3 दिन हम वहाँ थे। फिर जब उसके मम्मी पापा आ गए, तो हम उसके फ्लैट पे चले गए। उस पर बॉम्ब शेल्टर एक कॉमन एरिया में था, मतलब नीचे सोसाइटी के। और बॉम्ब शेल्टर में भी डीजे कंसोल लेकर आ रखे थे लोग, पार्टी हो रही थी? पूरे जो होता है ना, वो जो मैं फेस्टिवल बता रहा था, उस टाइम पागल हो जाते हैं ये लोग। तो उस टाइम हर जगह पार्टी चल रही थी। तो पूरम में आधे बॉम्ब शेल्टर में नीचे डीजे वीजे का पूरा वो था, वहीं पार्टी चल रही थी। और जैसे यूजुअली अब मेरा और भी दोस्त बने वहाँ, तो वो अपने दूसरे दोस्तों के घर हाउस पार्टी पे ले गए। तो अगर सायरन बज रहा है, तो वो ड्रिंक्स लेके नीचे जा रहे हैं भाई, कि पार्टी नीचे बॉम्ब शेल्टर में लेके चलो, वहाँ कंटिन्यू होगी। तो और वहाँ पे भाई ऐसी ऐप्स बनी हुई हैं कि अगर बॉम्ब शेल्टर में लंबा रहे, तो डेटिंग ऐप्स है कि बॉम्ब शेल्टर में ऐसा है कि बॉम्ब शेल्टर में तुम किसी से मिल सकते हो। बॉम्ब शेल्टर के लिए स्वाइपिंग चल रही है कि हाँ। तुम मिल सकते हो रैंडम। हाँ, और एक कोई शावर की ऐप थी कि वो तुम्हें बता देगी कि अभी तुम्हारे पास है शावर जाने के लिए, लेने के लिए टाइम, इतनी देर में अटैक हो सकता है। पता नहीं क्या अनशन टेक्नोलॉजी बना रखी है इन लोगों ने भाई। ये शावर का क्या सीन है? अबे मतलब तुम टॉयलेट में हो, बज गया सायरन, वहीं पे तुम हकते हकते मरोगे। शावर लेते लेते मरोगे। तुम्हें काउंटडाउन पहले से बता रहा है, इतना टाइम है निकलने का तुम्हारे पास। टेंटेटिव वो होता था कि अभी सेफ जोन है मोस्ट प्रॉब्ली, तो अभी चले जाओ। ये सब मुझे वहाँ लोगों ने बताया कि ब्रो यहाँ आदत है हमें, इसलिए तुझे हम इतने चिल दिख रहे हैं। तो आपने वैसे वहाँ किसी से ऐसे लोकली इंटरेक्ट करा कि भाई क्या आप क्या सोचते हो कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, क्यों है ये सब? किसी वैसे बात हुई हो? क्योंकि हम इंडियंस या मीडिया के बारे में तो सुनते हैं कि क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन लोकल्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? लोकल तो ऑफ कोर्स वो अपनी कंट्री को सपोर्ट करेंगे। उनका बेसिकली सारे इजरायलियों का ये कहना था कि भाई जो ईरान का जो खमीनी की डेथ हो गई थी, कि ये हमें तबाह करने चाहते हैं भाई। उनके लिए तो ये है कि ये हमें डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, और अगर उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब बना दिया तो वो हमें मार देंगे। और मैं उनसे वही डिस्कशन कर रहा था कि ब्रो जैसे तुम्हारे लिए वो है, हमारे लिए पाकिस्तान है। पाकिस्तान के लिए पास भी न्यूक्लियर बम है, हम पे तो उन्होंने अटैक नहीं करा। दोनों के पास होना चाहिए न्यूक्लियर बम, बैलेंस बना रहेगा। तो उनका होता कि नहीं भाई, यू डोंट नो द थिंग्स आर डिफरेंट इन मिडल ईस्ट, ये सारे हमारे चारों तरफ दुश्मन है, ये हमें मारना चाहते हैं। तो मैं वहाँ फंसा हुआ हूँ, मैं क्या बहस करता। तो मेरा होता कि हाँ ठीक है। हाँ, चीयर्स ब्रो। ये तो होता रहेगा, आ जाओ भाई जहाँ हो वहाँ के बन के रहो, और स्पेशली ऐसे माहौल में। और क्या आपने ऐसी चीज़ देखी जो इंडिया से बहुत अलग लगी कल्चर वाइज? वैसे कहते हैं कि इजरायली और इंडियन कल्चर थोड़ा सिमिलर है, ब्रदर सिस्टर बता देते एक दूसरे को कि मतलब ये हमारा सिस्टर लैंड है, ये हमारा ब्रदर लैंड है। वो मोदी जी ने वहाँ बोल दिया था यार। वो आई थिंक पूरी क्लिप ऐसी थी कुछ कि उन्होंने या तो उन
जूस के लिए जो इंडिया में रह रहे हैं या उन इंडियंस के लिए जो इसराइल में रह रहे हैं। वो बोला था कि ये देश उनका फादरलैंड है, ये मदरलैंड है, बट यस दोनों देशों में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। जितनी, जैसे मैं जहाँ जहाँ घूमा हूँ, जितना प्यार और इज्जत मुझे इसराइल में मिली है इंडियन की वजह से, कि तुम इंडियन हो इसलिए, कहीं नहीं मिली। अफ्रीका में बहुत प्यार मिला कि इंडिया, ओ शाहरुख खान, बॉलीवुड, ये वो, ये सब हर जगह बॉलीवुड है, शाहरुख खान है वहाँ पे। इसराइल में ये था कि क्योंकि इसराइली लोग इंडिया घूमने बहुत आते हैं, तो उन्हें प्यार है इंडिया से। दूसरी चीज़ उन्हें ये था कि उस टाइम जब मैं गया था ना, तब मोदी जी भी आए थे उस टाइम ही, तो उन्हें ये था कि ये तो एलाय हैं हमारे, तो उनके लिए बहुत हुआ है कि ब्रो इंडियंस वी लव यू, वी लव इंडियंस, तुम आओ देश घूमो। तुम्हें तो हर जगह जिसको भी दिखता था ना कि मैं इंडियन आ रखा हूँ, मुझे रैंडम लोग अपने घर ले गए थे कि तू हमारे घर चल, हम तुझे खाना खिलाते हैं, हम पार्टी कराते हैं, तू हमारे साथ रुक, होटल में 1 रुपये खर्च नहीं करना है तुझे। तो कमाल लोग थे, इतना प्यार दिया। मतलब मेरे लिए तो, मुझे बहुत गालियाँ आ रही थी इंटरनेट पे कि हाउ कैन यू सपोर्ट देम, ये वो। और मैं ये था कि भाई गवर्नमेंट कर रही है ना, जो मतलब ठीक है तुम लोगों को भी गाली दे रहे हो, मैं समझ रहा हूँ, पर मैं क्या करूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ आया हूँ, वो 2 मेरे दोस्त हैं, वो मेरे अपने दोस्त हैं, वो कुछ थोड़ी कर रहे हैं, और ये लोग तो मुझे अपना प्यार दे रहे हैं भाई, मेरे से अच्छे है तो मैं अपनी कहानी सुना रहा हूँ। सही बात है भाई, और क्या यार, और एक इंडियन का ही ध्यान रख रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, तो वो उन्हें गाली थोड़ी देगा। मैं उनसे लड़ूंगा थोड़ी कि यू आर किलिंग पीपल देयर, ये वो कहेगा तू निकल भाई, तुम हमारे घर से भी निकल। बिस्तर पे सोना है रात को। हेल्दी डिस्कशंस होते थे इन सब चीज़ों पे। पर वो मैं बात वही है, 2 साइड्स हैं, और इंटरनेट इतना पोलराइज्ड है ना, अगर ये सब बातें करोगे भी तो तुम्हें सामने वाला गाली देगा कि तू इसे सपोर्ट कर रहा है तो तू ये है, तू इसे सपोर्ट कर रहा है तो तू एंटी वो है, तो ये फालतू। पर इजरायली जैसे इंडिया भी बहुत ज़्यादा घूमते हैं, जैसे कसौल वगैरह में बहुत देखा है कि वीडियोस भी सर्कुलेट करते हैं सोशल मीडिया में कि इंडिया को कर देते हैं प्रेफरेंस की जब ट्रैवलिंग की बात आती है या कल्चर जानने की बात आती है, तो बहुत ज़्यादा इनटू है कि जैसे बहुत ज़्यादा जो आसपास के लोग हैं वो कहीं और चले गए, ये इंडिया प्रेफर करते हैं, ऐसा वहाँ पे थिंकिंग क्या है मतलब इंडिया के बारे में? यार उनके लिए मैंने पूछा, जो बहुत सारे लोग मिले कि आई वॉज इन इंडिया फॉर 10 months, आई वॉज इन इंडिया फॉर 3 months, 6 months, तो मैंने सबसे पूछा, ऑनेस्टली सबसे पहले होता है चीप, उनके लिए बहुत चीप है भाई, उनकी करेंसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो बहुत ज़्यादा कमाते हैं। सही बात है, बहुत ज़्यादा कमाते हैं वो लोग, तो उनके लिए बहुत चीप है। और इंडिया में सबको, वहाँ के पे लोगों को पता है कि वी हैव डाइवर्सिटी भाई, तुम्हें डेजर्ट भी मिलेगा, तुम्हें बर्फ़ भी मिलेगी, तुम्हें समंदर भी मिलेगा, पहाड़ भी कमाल मिलेंगे, और लोग भी कमाल मिलेंगे, और खाना भी कमाल मिलेगा, तो उन्हें वो सब पता है। वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इंडिया घूमते हैं, वहाँ हर इजरायली से जो मैं मिला, पता नहीं कितनी कंट्री घूम चुके हैं, बहुत उनके लिए बहुत कॉमन है उनके कल्चर में कि हम हर साल 2 से 3 इंटरनेशनल ट्रिप्स मारनी है। इंडिया उनका वो है कि जब नए नए ये ग्रेजुएट हो रहे हैं या फिर IDF से निकल के आ रहे हैं, पैसे कम हैं, तो वो इंडिया चले जाते हैं लंबे टाइम को। इंडिया, थाईलैंड भी उनका एक उनमें से एक है। जैसे वो इंडिया बहुत लंबा जाते हैं, वो थाईलैंड भी बहुत लंबा जाते हैं भाई। थाईलैंड तो वैसे वर्ल्ड वाइड लोग बहुत लंबे लंबे कमाल टाइम देश के है लिए भाई। आते हैं, और आप भी बहुत टाइम बिता 2 चुके हो महीने वहाँ। गया था मैं। और थाईलैंड गलत चीज़ के लिए बदनाम है, मतलब सारे लोग वहाँ मसाज और वो जितना भी स्ट्रिप क्लब्स वगैरह उनके लिए जाते हैं। वो पार्टी बढ़िया है वहाँ की। पार्टी तो बढ़िया है, पर मेन सिटीज की पार्टी उतनी बढ़िया नहीं है ना। अब जैसे जलवा क्लब और पता नहीं क्या क्या बॉलीवुड क्लब, भाई यार पटाया में सबसे फेमस है जलवा, और फुकेट में बॉलीवुड क्लब है, बैंकॉक में बॉलीवुड क्लब है भाई, स्ट्रीट पे, वॉकिंग स्ट्रीट पे बॉलीवुड क्लब है भाई। वहाँ इंग्लिश गानों के साथ वहां से ओसा कीसा की पीछे आवाज आ रही होती है भाई, फुल पावर। असल में जो पहली बार जा रहा हूँ उसको बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आएगा। हाँ। अब थोड़ा अगर कोई चला गया 3-4 बार उसके लिए फिर नॉर्मल रहेगा। ये वाले एरियाज थाईलैंड के कुछ ऐसी ऑफ बीट जगह आप बताओ जहाँ पर आप गए, आपने क्रेजी लाइफ देखी हो? तो नॉर्थ थाईलैंड, जो नॉर्थ थाईलैंड में तुम्हारा चांग माई चांग राय फिर भी अब फेमस हो चुका है बहुत लोगों के बीच। कमाल टाउन है वैसे चांग माई और चांग राय भी, पर उसके बगल में ही एक जगह है पाए, 3 घंटे दूर है। बहुत, तुम जीरो गए हो इंडिया में? जीरो में अरुणाचल में। बीर गए हो? बीर बिलिंग भी नहीं गए। नहीं, जो लोग गए होंगे, बीर और जीरो की खूबसूरती अगर मिला दो, वहाँ बेस्ट कैफेज लगा दो, और यूरोप के सारे लोग पटक दो और थाईलैंड के, तो वो जगह है वो, मतलब बहुत ही सुंदर हिपी टाउन है ना वो। वहाँ लोग वो मोस्टली मशरूम्स और वो सब कर रहे होते मैं हैं। ये सोच रहा था कि ये बात कर सकते हैं कि नहीं। आपने ट्राई करे? मैंने वहाँ नहीं करे। ये वाली बात भी कर सकते हो, बता दो। नहीं मैंने नहीं करे, मैंने कहीं और करे थे, वहाँ नहीं करे। मैं थाईलैंड में ब्राउनी खाई, कैंडी खाई, वो खाई थी वहाँ पे, ब्राउनी और वो मिलते हैं, गमीज। भाई गमी का तो स्कैम हमने सुना है, गमी खा के लोग ड्रिप चढ़वा रहे होते हैं। भाई बिल्कुल मत करना, बिल्कुल मत करना। तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? भाई गमी हुआ क्या था, ये तो पहले दूसरे या तीसरे दिन की बात है। तो जब तुम गया हूँ, मैं अब 2 महीने को अकेला गया हूँ, और मैं एक इंटेंशन से गया था कि मुझे
जितनी कंट्री के दोस्त बना सकता हूँ, बढ़िया दोस्ती मैं करूँगा। तो पहले 1-2 दिन में ही मेरे डॉम में ना एक अर्जेंटीना का लड़का और लड़की थे, और मेरी उनसे बढ़िया बहुत अच्छी हो गई थी। तो उन्होंने ही बोला कि लेट्स डू ब्राउनीज एंड गमीज, और मैं फूकता वूकता नहीं हूँ ऑनेस्टली। तो मैंने कहा चल ये ट्राई कर लेंगे, यहाँ तो लीगल भी है, क्या हो गया, ये ट्राई करते हैं। तो हम कहाँ गए थे यार, वहाँ तो बड़ा सा मॉल सा ही था वो पूरा, जहाँ से गमीज मिल रही थी। अच्छा, खाओसान रोड के पास था कहीं, खाओसान रोड पे हम गए और वहाँ से हमने वो लिया। उस लड़की ने एक ब्राउनी ली थी, मैंने और लड़के ने ली थी गमी, और हम खा खू के बैठ गए अपना। फिर एक जगह पार्टी के लिए गए थे। एक ही गमी खाई या 2-3 खाई? मैंने एक खाई थी, मैंने एक पूरी भी नहीं खाई थी भाई। और क्योंकि मैं लेता भी नहीं हूँ तो मैंने उससे पूछा था कि आई हैव नेवर डन एनी ऑफ दिस, कैन यू रिकमेंड मी कि कितना लेना चाहिए। तो उसने कहा 1 इज़ फाइन। फिर भी मैंने 0.75 ली, और उसके बाद मेरा वो हो गया था कि मैं बैठा हूँ और मुझे पता नहीं, दिमाग कभी कभी तेज़ चल रहा है, कभी बहुत स्लो हो रहा है। मुझे रैंडम लोगों में इंडियंस दिख रहे हैं, रैंडम लोगों में किसी में अनुपम खेर दिख रहा है मुझे पता नहीं क्यों कोई तो टकला गया, मुझे अनुपम खेर दिख गया, और मैं ऐसा देख रहा हूँ। मैंने कहा ये यहाँ क्यों घूम रहा है भाई तो भाई अनुपम खेर कैसे? पता नहीं क्यों भाई अनशंट लोग दिख रहे हैं। फिर मैंने उन दोनों को बोला कि ब्रो मेरे तो हो गए हैं, मुझे अनुपम दिख रहा है भाई, ये कुछ कर रहा है। तो मुझे पकड़ के चलना अब तुम। ठीक है। तो हम तीनों गए साथ, फिर उन दोनों को भी बहुत हो गए थे, वो तो चुप हो गए। हम तीन बहुत बोलने वाले थे और हम तीनों बहुत शांत हो गए थे, कुछ तो लफड़ा था। और फिर हम गए पकड़ के, तीनों ने एक दूसरे को पकड़ा, वो टुक टुक ली, वहाँ से पहुँचे भाई। टुक टुक के टाइम हमें 5 से 10 मिनट लग गए पैसे ढूंढने में कि कौन सा नोट देना है। बहुत टाइम लग गया। फिर हम गए 7-Eleven, हर दूसरे कदम पे 7-Eleven है, तो मुझे सामान लेना था, उन्हें भी लेना था भाई। वहाँ इतना कन्फ्यूजन हो गया मुझे, मैंने उसे 500 का नोट दे दिया इंडिया का। वो कह रही है इथाई करेंसी, और मैंने उसे फिर वॉलेट ही दिया कि आप निकाल लो मुझसे नहीं हो रहा है भाई, तगड़े ही हो रहा है। नहीं हो रहा है। और मैं कैश कम लेके घूम रहा था, तो मुझे पता है कितना ही निकाल लेगी, और मेरे मन में था अच्छे लोग हैं, नहीं करेंगे पूरा। तो फिर मैंने हाथ जोड़ लिया था कि मैं नहीं कर रहा भाई अगले दिन उठ के। फिर कितने दिन, मतलब कितनी देर में नॉर्मल हुआ? सुबह सही था मैं एकदम, घर हॉस्टल आके जाके मैं सो आउट, गए? हॉस्टल जाके आउट था मैं। फिर सुबह मैं एकदम ठीक हो गया। जो मेरे इजराइल के दोस्त बने ना, वो पाए में बने थे, और वो मशरूम शेक पे आए थे, और मैं एकदम लीचड़ बातें कर रहे थे। वो सीन क्या था, मैं पाए पहुंचा और मैं वहाँ 2 नेदरलैंड्स की लड़कियों के साथ पहुंचा। हम तीनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, हम चियांग माई में मिले थे और हम 7 पाए पहुँचे। तो वो थी गर्ल्स डॉम में, मैं था बॉयज़ डॉम में। और वहाँ पे उस दिन मेरा सर दर्द हो रहा था, तो मैं जल्दी सो रहा था, पर मेरे रूम में आए 3-4 लौंडे, और जो टिपिकल लड़कों वाली नीच बातें होती है ना, वो कर रहे हैं। और मेरा सर दर्द हो रहा है, पर मुझे मज़ा भी आ रहा है उनकी बातें सुनने में। और वो भंड है, मतलब वो मशरूम। वो एक लड़का बोल रहा है, जो मेरा जो इंडस्ट्री में काम करता है ना, वो बोल रहा है, ब्रो आई वांटेड दैट गर्ल सो बैड, व्हाई डिडंट माय कर्मा पॉइंट्स वर्क, I did so many good things, my karma point should have helped me। अनशंट बातें ये सब कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये क्या नीच लोग हैं भाई, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे। पर अगले दिन फिर मैंने उनकी मारी, मैंने कहा और कर्मा पॉइंट बॉय छेड़ा। तो फिर हमारी बहुत ही बढ़िया दोस्ती हो गई थी। फिर अगले दिन भी वो मशरूम शेक पीने गए थे, मैंने कहा मैं नहीं कर रहा ये सब, तो क्योंकि उस दिन मैं शूट करना था, वरना मैं कर लेता। अच्छा, उधर शेक में मिलता है मशरूम शेक वगैरह होते हैं वहाँ, तो वहाँ तो बढ़िया वहाँ ऐसा भी कल्चर है कि मतलब ये सब करके लोग रेव वगैरह भी कर रहे हैं, या ऐसी चीजें कर रहे हैं, रेव पार्टीज वगैरह? रेव का तो ऐसा पाए में होगा, मतलब हम बहुत सारी ऐसे क्लब्स में गए थे, या फिर ओपन क्लब्स होते हैं एकदम जंगल के बीच, जो वो रेव बोल रहे थे। पर ऐसा कुछ ये नहीं कि ओपन में वहाँ ड्रग्स वगैरह चल रहे हैं, नॉर्मल सब ड्रिंक्स ले रहे थे। और वहाँ ये सब वीड का तो लीगल है ही, वो ले रहे थे। कोई कैफे ऐसे क्लब्स का नाम याद है जो तुम रेकमेंड? टू हट्स कमाल जगह, 2 हट्स करके था पहाड़ के एकदम ऊपर, 2 झोपड़ियाँ सी थी, वहाँ लाइव म्यूजिक चल रहा है, सामने पूरी पैडी फील्ड्स है, और तुम्हारी ज़िंदगी का वन ऑफ द बेस्ट सनसेट तुम्हें दिखेगा। और वहाँ पे मस्त लोग, कोई अपना जिम्नास्टिक्स कर रहा है, कोई गाने बजा रहा है, और सिर्फ वहाँ ड्रिंक्स मिल रही हैं, चखना वखना कुछ नहीं। और फील्ड है बहुत बड़ी, इतना सुंदर व्यू। मैं 2 दिन के लिए गया था पाए, फिर मैं 8-9 दिन रुका, और मैं 2 हट्स 4 बार गया हूँ भाई, मुझे बहुत पसंद। हम सब 2 हट्स पे ही पड़े रहते थे। वेदर वहाँ ठंडा था उस टाइम, प्लेजेंट था वेदर, मतलब ना ठंडा ना गर्मी, वो था 18, 16, 17 डिग्री वाला। और वहाँ पे वो भी होती है, तुमने वीडियोस देखी होगी, वो बियर ट्यूबिंग नहीं होती कि नदी है, उसमें ट्यूब्स पड़ी हुई हैं, उस पर लेट जाओ और बियर पीते पीते तुम पूरी नदी क्रॉस करोगे। वो भी होता है वहाँ पे। पाए कमाल जगह है। इंडियंस को कम पता है ना इस जगह के बारे कोई इंडियन नहीं मिला मुझे, हाँ मुझे कोई इंडियन नहीं मिला। और एक और जगह थी खाओ सॉक नेशनल पार्क, ये तुम्हारा साउथ थाईलैंड में ही है। तो ये समझ लो बहुत ही बड़ी लेक है, एक चूलान लेक, और वहाँ पे चारों तरफ पहाड़ से हैं, बहुत सुंदर, एकदम रेन फॉरेस्ट वाले। और वो नेशनल पार्क है, पानी में सांप वाप है, अंदर जंगल में ट्रैकिंग हो रही है, वाटरफॉल्स हैं, तुम पानी में ही रहते हो, झोपड़ियाँ सी बनी हुई है।
और वहाँ पे कायाकिंग कर रहे हो भाई, स्विमिंग कर रहे हो, एकदम एनाकोंडा वगैरह टाइप मूवी देखी है बचपन में जो एनाकोंडा थी, वैसा ही जंगल वाली फीलिंग, तुम उसमें बीच में रह रहे हो। तो वहाँ फटती नहीं फिर? अरे बहुत मजा आता जानवर है नहीं आते यार, साफ आप दिखे और दूर जानवर दिखते हैं, पर जहाँ तुम रह रहे हो ना वो एकदम वो स्पेस, वो होटल का एरिया है जो उन्होंने में रखा है, वो एकदम सेफ है एकदम। और वो एक्सपेंसिव होता है सिंस आप बीच में रह रहे हो? यार national मुझे भी park याद है। नहीं है, आई थिंक मैंने फिर भी बजट वाला लिया था, पर जो था वो आई थिंक 10-15 जो मैंने एकदम चीप वाला लिया था और मुझे फ्री मिला था। मैंने वहाँ मैसेज किया था कि यार मैं तुम्हारी वीडियो वगैरह बना दूंगा, और मैं 2 महीने घूम रहा था भाई, मेरे पास नहीं थे पैसे तब तो उन्होंने मुझे वो दे दिया था कि ठीक है तू आजा। तो एक ग्रुप था और वो सादी सी हट थी एकदम, जो उसमें एकदम ही सादा बस झोपड़ी सी और एक गद्दा डाला हुआ है, पर वो जो एक्सपीरियंस था, हम 7-8 लोग थे, सब अलग अलग कंट्रीज़ के, सबकी बढ़िया दोस्ती हो गई। कोई नॉर्वे, कोई नेदरलैंड्स की लड़की एक मेरे साथ थी, एक साउथ अमेरिका की थी, एक नॉर्वे के लोग थे, एक यूके का लड़का था और एक नेदरलैंड्स का ही लड़का था। हमारी बहुत ही बढ़िया दोस्ती हो गई थी। हम 2 दिन हम साथ हैं। आई थिंक 15,000 का था वो, जिसमें रहना, खाना पीना, ये बोटिंग वगैरह, कयाकिंग, सब कुछ इंक्लूडेड है। बहुत मज़ा आया। अगर तुम्हें वो जंगल, रॉ नेचर पसंद है। पर वैसे जैसे इतने लोगों में आप होते हो, इतनी जगह से लोग आते हैं, तो कुछ ऐसा लगता है कि जब आप इंडियन बताते हो तो अलग तरीके से ट्रीट करने लग जाते हैं? नहीं, कहीं नहीं हुआ मेरे साथ। आई थिंक ये जो होता है ना, वो ट्रैवलिंग में ही उनके साथ होता होगा जो बदतमीज़ी करते होंगे, क्योंकि हर कंट्री के होते हैं। तो मैं यूके के भी बहुत लोग दिख जाएंगे जो पी के बदतमीज़ी, मुझे थाईलैंड में बहुत दिखे थे यूके के अंकल पी के बदतमीज़ी करते थे यंग लड़कियों के साथ। तो वैसे ही इंडिया में कुछ ज़्यादा करते होंगे, गंदगी फैलाते होंगे, तो उन्हें वैसे ट्रीट करते होंगे। मेरे साथ कहीं भी जितना भी मैं घूमा हूँ ऐसा नहीं हुआ है कि एक जगह, हाँ स्कॉटलैंड में ये हुआ था, मैं कहीं फिश एंड चिप्स खाने गया था, तो किसी ने मुझसे बोल दिया कि डू यू नो हाउ मेनी पीपल यू हैव इन योर कंट्री। मैंने कहा आई डोंट हैव एनी किड्स। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ भाई, तू मुझे मेरा फिश एंड चिप्स दे। वो कह रहा है कि तुम्हारे इतने सारे लोग हैं, तुम्हारी कंट्री में हर जगह फैल रहे हैं वो। मैंने कहा मैं क्या करूँ भाई, मैं घूमने आया हूँ, तेरा बढ़िया खर्चा करा रहा हूँ, तू देना भाई मुझे। तेरा घर मैं चला रहा हूँ, कितने भी लोग हैं, तेरा घर मैं चला रहा हूँ। वही वो तू क्या वो कर रहा है, तू दे भाई मुझे खाना। फिर मैं निकल गया, बस इतना हुआ है, और कहीं मेरे साथ कुछ नहीं हुआ ऐसा। और जब आप जैसे आपके साथ लड़कियां दोस्त भी बनती हैं, तो आप उनसे पूछते हो कि इंडियन मैन कैसे लगते हैं तुम्हें, या कुछ ऐसे वो अलग से बताती हैं? नहीं, मैं ऐसे पूछता भी जैसे हम कभी पूछते हैं, किसी को इनवाइट करते हैं लड़की को कि आप इंडिया आए हो, कभी इंडिया आओ, तो भाई एक कॉमन रिप्लाई सबका ये मिलता है कि अकेले नहीं आ सकते, आई एम ट्राइंग टू लुक फॉर अ पार्टनर टू कम टू इंडिया। नहीं, ये मैं मैं दिल्ली नहीं आ सकती, अनसेफ है। तो अनसेफ वाला टर्म तो भाई बहुत कॉमनली सुनने को मिल जाता हाँ, है। ये मैंने थाईलैंड में सबसे पूछा था, सबसे, कि तुम थाईलैंड आते हो तो, क्योंकि जितने भी वहाँ लोग आए हैं, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपीन से पूरा सर्किट मार रहे हैं। मैंने कहा बगल में ही है इंडिया, और इंडिया में तो बहुत कुछ है, तुम आ क्यों नहीं रहे हैं? तो पहली तो चीज़ सेफ्टी, सबसे पहला जो होता था कि आई डोंट फील सेफ, और फेयर इनफ भाई, फेयर इनफ कि उनका है वो जो डरना है उनका बनता है। तो मैंने बोला कि ठीक है वो है बात, पर आप एक बार आके देखो, किस्मत की बात होती है, कुछ गलत होना यहाँ भी हो सकता है, वहाँ भी हो सकता है, बट अगर कोई जानने वाला है कि अब तो मैं दोस्त बन गया हूँ, मैं घुमा दूंगा यार, तू आ, तू कंट्री आ हमारी। और मैं उन्हें फिर दिखाता था ना। और दूसरी चीज़, उन्हें नहीं पता कि इंडिया में क्या है। उनके हिसाब से इंडिया इज़ आगरा, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, उदयपुर, ज़्यादा से ज़्यादा। उन्हें पहाड़ों का पता ही नहीं है कि हमारे पास स्पीति, लद्दाख है। उन्हें अरुणाचल, नागालैंड कुछ नहीं पता। उन्हें केरला वगैरह जो घूमते हैं उन्हें पता है, जो ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, जो सिर्फ ये थाईलैंड और इंडोनेशिया वाले हैं उन्हें नहीं पता। और मैंने ना उन्हें वीडियोस दिखाई अपनी कि ब्रो ये है इंडिया। उन सब की फट जाती थी भाई कि ये इंडिया है। मैंने कहा यस, देयर इज़ कचरा एंड देयर इज़ दिस ब्यूटी टू। तो तुम वो कचरे की ब्यूटी मत देखो, ओ ब्यूटी कचरे की गंदगी मत देखो, तुम ये ब्यूटी भी देखो। और वो मैं मान रहा हूँ कि तुम अनसेफ फील कर रहे हो, पर एक बार हिम्मत दिल्ली करके से आओ। आते ही निकल जाओ कहीं। हाँ, मैंने कहा दिल्ली मुंबई पहुंचे, आके रेस्ट करो एक दिन, पर निकल जाओ, और हिम्मत है तो उसी दिन भाग जाओ। हाँ, पता नहीं क्यों बाद में ताजमहल पहुंच जाएंगे, जो भी आएगा कोई भी। भाई मैं आज तक नहीं आया हूँ ताजमहल। सही है, मतलब अंग्रेजों का तो ये रहता है कि आए भाई तो ताजमहल की फोटो है। ताजमहल वो जाते हैं जो बुड्ढे आते हैं ना लंदन वंडन के, ये सर्किट करते हैं, गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल, ये वो करते हैं टूर वूर बुक करके। बस चलती है ना इनकी, बस चल जाती है। यंगस्टर्स आते हैं मोस्टली, गोवा आ जाते हैं, या इधर वर्कला वगैरह भी घूम लेते हैं आजकल, गोकर्णा वगैरह घूम लेते हैं। लेकिन गोवा भी कम प्रेफर कर रहे हैं अभी ये अब फॉरेनर्स, कम थोड़े हो गया, कम हो पहले गए तो भाई काफी आ गोवा रहे थे में। फॉरेनर्स, अब कम हो गया गोवा में। यार इंडियंस भी कभी आ रहे हैं मेरे हिसाब से। अब तुम ये बताओ ना, तुम्हारे उसी खर्चे में तुम्हारा थाईलैंड निकल रहा है। और थाईलैंड मतलब मैं भी यही बोलता हूँ कि गोवा और थाईलैंड मेरा सेम खर्चे में निकल सकता है। गोवा, इंडिया में स्टेज बहुत एक्सपेंसिव है भाई, ज़बरदस्ती के एक्सपेंसिव हैं, और कैफ़ेज़ भी एक्सपेंसिव हैं। और सेम तुम्हें बेटर पानी मिल रहा है थाईलैंड में, है ना,
और नज़ारे भी बेटर मिल रहे हैं, वहाँ का बीचेस, वहाँ के पहाड़, वहाँ की स्ट्रीट्स, इन जनरल तुम्हें वहाँ वॉक करने में मज़ा आ रहा है। गोवा में इतना नहीं आया, गोवा मुझे बहुत पसंद है, बट भाई थाईलैंड इज़ ऑब्वियसली बेटर। तो तुम वो वैल्यू फॉर मनी देखोगे तो थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम जाएगा आदमी, भाई गोवा फ्लाइटें जाएगा। भी सेम रेट पे मिल रही है यार, विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, तो Although आदमी गोवा में बहुत क्रेजी चीज़ें हैं, पर लोग करना ही नहीं चाहते। जैसे मैंने उनके बारे में वीडियोस भी बनाए हैं, व्यूज़ ही नहीं आते थे। लोगों को गोवा में पार्टीज ही चाहिए। तो अगर आपको वही चाहिए तो फिर तो थाईलैंड जाओ भाई, फिर तो वहाँ पे बेटर है। जा ही रहे हैं भाई, लोग जा ही रहे हैं थाईलैंड। मुझे तो बहुत पसंद है भाई थाईलैंड। थाईलैंड से बढ़िया है भाई, तगड़ा देश है। अफ्रीका भी गए हो आप, अफ्रीका कैसा लगा आपको? टॉप टियर भाई, टॉप टियर। मतलब मेरे फेवरेट जगहों में से एक तंजानिया है। मैं ज़ांज़ीबार ज़ांज़ीबार तंजानिया में ही है। ज़ांज़ीबार छोटा सा आइलैंड है, वो तंजानिया में ही आता वो है। तो पार्टी आइलैंड है, फुल पावर। ब्यूटीफुल प्लेस। मतलब थाईलैंड से सुंदर बीचेस तुझे वहाँ मिल जाएंगे। अच्छा, क्रिस्टल क्लियर पानी, और वहाँ पे तुम्हारी वो भी होती है, क्या कहते हैं यार, स्काई डाइविंग। तो मैंने वहाँ करी थी। तू सोच, तू स्काई डाइविंग कर रहा है, नीचे एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी है, वो कमाल सुंदर है। और पार्टीज़ भी वहाँ कमाल है। और तंजानिया में इसलिए मैं अच्छा कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हें सब मिल रहा है। एक देश में तुम्हें कमाल पहाड़ भी मिल रहे हैं। वहाँ पे अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है किलिमंजारो, ठीक है। सबसे सुंदर बीचेस तुम्हें दुनिया के मिल सकते हैं वहाँ पे अगर तुम ज़ांज़ीबार जाओगे। बढ़िया पार्टी सीन भी है वहाँ पे, एडवेंचर, डॉल्फिन्स के साथ भी स्विमिंग कर सकते हो तुम, व्हेल शार्क्स वगैरह के साथ भी स्विमिंग कर सकते हो तुम, टर्टल्स के साथ भी स्विमिंग कर सकते हो। पार्टी करनी है वो भी कर सकते हो। अगर तुम्हें कल्चर, ट्राइब्स में घुसना है तो मसाई ट्राइब के पास जाओ, उनका कल्चर देखो। अनशन ट्राइबल लोग हैं, उनकी कहानी सुनाऊंगा अभी। और अगर तुम्हें वाइल्ड लाइफ जाननी है, दुनिया में उससे बढ़िया जगह है ही नहीं भाई। जैसे तुमने उसका नाम सुना होगा, केन्या का मसाई मारा। तो मसाई मारा ना, जो केन्या का मसाई मारा है वो बहुत छोटा है। उसका जो 10 टाइम्स बड़ा वो सेम पार्क है बॉर्डर इधर, वो तंजानिया में है, जिसका नाम है सेरेनगेटी। नाम सुना होगा, नेशनल ज्योग्राफी पे आता था। तो वहाँ पे होती है, वहाँ मैंने करी थी सफारी, कमाल सुंदर। कैसा रहा एक्सपीरियंस? वो बताता हूँ। और एक और है जो गोरोंगोरो नाम से है, जहाँ लोगों को पता नहीं है। दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। और उसमें क्या है कि एक डेड वॉल्केनो है, और वॉल्केनो का जो क्रेटर है ना, वो अब कंजर्वेशन एरिया बन चुका है। कंजर्वेटिव एरिया कहते हैं, कंजर्वेशन एरिया कहते हैं। क्रेटर क्या होता है? क्रेटर होता है जो गड्ढा होता है ना, जो गड्ढा होता है वॉल्केनो का। और ये वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एरिया है, और वहाँ पूरी दुनिया में हाईएस्ट डेंसिटी में एनिमल्स हैं। वो अब बाहर नहीं निकल सकते, उनका इकोसिस्टम वही है। और वहाँ बहुत महंगा, और वो लोगों को पता भी नहीं, क्योंकि तंजानिया लोग जाते हैं तो सेरेनगेटी के लिए जाते हैं या केन्या मसाई मारा के लिए। पर भाई तू वहाँ अंदर जाएगा ना, तू सोच तू। और मुझे एनिमल्स का कोई शौक नहीं है, ज़ीरो शौक। मुझे एनिमल्स खाने का शौक है, मैं पक्का नॉन वेजिटेरियन हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है जानवर देखने का। पर भाई मैं वहाँ सफारी में, मैं और मेरा ड्राइवर, और मेरे चारों तरफ, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, 1,500 से 2,000 जानवर भाई। यहाँ पे ऑस्ट्रिच, वहाँ पे हाइना, वहाँ पे ज़ीब्रा, यहाँ पे हाथी। मतलब मुझे लग रहा था कि मैं जुमांजी में आ गया हूँ, मैं कहाँ जुरासिक पार्क में हूँ, क्या हुआ है। वहाँ पे जाओ तो वहाँ शेर बैठा है, कमाल एक्सपीरियंस भाई। वो इतना, वो जो रॉ एक्सपीरियंस है ना, कि तुम्हारे चारों तरफ सिर्फ वो नेचर के एनिमल्स हैं, वो हंट कर रहे हैं। आई थिंक इससे, मतलब वो मेरी ज़िंदगी के बेस्ट एक्सपीरियंस में से टॉप 3 में मानूंगा मैं उसे। वो बहुत ही, और मैं कोई भी एनिमल लवर नहीं हूँ। और तो वो सोच एक्सपेंसिव कंट्री है यार वो, हाँ मतलब इंडियंस के लिए, हमारे लिए बहुत एक्सपेंसिव है वो। आई थिंक केन्या का मसाई मारा फिर भी थोड़ा सस्ता है, और तंजानिया का सेरेंगेटी सही है, पर गोरोंगोरो बहुत एक्सपेंसिव है। कितना खर्चा आएगा वहाँ पे? कितना आपका पूरा खर्चा आ गया अगर आप वहाँ पे? यार मेरे को ना ये नहीं पता, मुझे कंपनी ने भेजा था। मैं एक्चुअली एक कंपनी के लिए काम करता था बीच में, तो 5-6 महीने मैंने उनके लिए काम किया। तो वो मुझे इन सब कंट्रीज़ भेज रहे थे उनकी वीडियोस बनाने के लिए, और मैं अपनी भी वीडियोस बना रहा था। मेरा उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट था। तो तब उन्होंने मेरी वो कंट्रीज़ करा दी जहाँ मैं बहुत लेट पहुँच पाता। तो मैडागास्कर उन्होंने कराया था, एथियोपिया उन्होंने कराया था, और तंजानिया उन्होंने कराया था। और भाई तंजानिया और एथियोपिया, तो मैडागास्कर भी बहुत कमाल था, पर तंजानिया, एथियोपिया के ट्राइबल लोग क्रेजी हैं। क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे ट्राइब्स हैं? जैसे मैं पहले तो उसका बताता हूँ, जो मैं मसाई ट्राइब बता रहा था ना, तंजानिया की मसाई ट्राइब का सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, 3 अजीब चीज़ है भाई इनकी। इनका एक तो ये कितनी भी शादी कर सकते हैं। तू वहाँ जाएगा, जैसे मैं वहाँ गया तो वो कहता है यू वांट टू मैरी एनीवन, मैरी टेक एनीवन, गिव अस काउस। बकचोदी कर रहे थे कि तुम टूरिस्ट आए हो तो ये। फिर मैंने उससे पूछा कि तेरी कितनी बीवी हैं? तो उसने कहा मेरी तो 4 हैं, मेरे पापा की 9 हैं, और वहाँ और सबका अलग अलग घर होता है। मैंने कहा कितनों से शादी कर सकते हैं? तो वो कह रहा था कि कितनों से भी, कोई लिमिट नहीं है, ऐसा नहीं है कि 4, 10, 15, कितने से भी कर सकते हैं। और वहाँ फिर मुझे किसी ने बताया कि एक ये रूल है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने घर जा रहा हूँ
और मेरे घर के बाहर स्पीयर है, वहाँ स्पीयर लेके घूमते हैं लोग, मेरे घर के बाहर स्पीयर है, मेरी बीवी अंदर है, तो मतलब कोई है अंदर घर में, तो कुछ भी हो सकता है, एंड इट्स नॉट पोलाइट टू गो इनसाइड, तो मैं बाहर रहूँगा। तो ये अजीब मुझे दूसरी चीज़ लगी, ये क्या कल्चर है भाई। और तीसरी जो सबसे बेकार चीज़ लगी मुझे, इस पर मैं भिड़ गया वहाँ, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि सौमिल किसी और देश में है, तो पिटेगा क्या। मतलब वहाँ पे क्या है कि मान ले कोई लड़की है, मैं उसके पास, और वो प्रेग्नेंट है, मैं उसके पास जाऊँगा, मैं बोल दूँगा कि ब्रो जो तेरे पेट का बच्चा है ये मेरी बीवी है, रिश्ता पक्का करते हैं। वो अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है, और वो रिश्ता अगर वो, मैं पैसे वाला आदमी हूँ, मेरे पास बहुत गाय हैं, मेरा बहुत नाम है गाँव में, तो मैं उसे कुछ एक बुकिंग अमाउंट दे दूंगा कि दिस बेबी इज़ माइन नाउ। तो अगर वो लड़की हुई तो एक एज के बाद मैं उसे ले जाऊंगा। और मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा नो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। वो कह रहे हैं अरे दिस इज आवर कल्चर, दिस इज आवर कल्चर। कह रहा हूँ तुम क्यों बैठ रहे हो भाई? यहाँ ऐसा ही होता है। मैं कह रहा हूँ ये क्या कर रहे हो। फिर मैंने कहा कि अगर लड़का हुआ तो इफ बॉय देन फ्रेंड। मैंने कहा नो, गे बनो, अब तुमने बुकिंग तो कर दी है ना, गे बनो भाई। तो वहाँ उसे पता ही नहीं गे, कह रहा हूँ मैं कहा छोड़ भाई छोड़। और ऐसा जैसे एक आदमी की मल्टीपल बीवी है, तो जो बीवी है उसे कोई और लड़का पसंद आ गया तो वो मैं बता तो रहा था कि अगर कोई और लड़का पसंद आ गया तो वो उसके घर आ सकता है, और घर के बाहर वो स्पीयर रख देगा, और तू नहीं आ सकता, मतलब जो पति भी नहीं जा सकता। हाँ, मतलब अब कोई वो होगा कि मैं जा रहा हूँ, किसी को ज़्यादा हो गया, बट ये एक रूल है वहाँ पे। और वैसे ही एथियोपिया में तो अनशन ट्राइब्स हैं, तुमने शायद वीडियो देखी होगी, एक जिनके होठ लटके रहते हैं, प्लेट्स लगाते हैं, और ये जितना ज़्यादा वो होल है उतनी इज्जत की बात है। हाँ, अनशन चीज़ें। और यहाँ पे टैटूज वगैरह पूरे खुदे हुए होते हैं, और वो ऊपर कुछ नहीं पहनते, सिर्फ कच्छे पहनते हैं। तो एक ऐसी ट्राइब थी, हमार ट्राइब। यहाँ पे ट्रेडिशन बहुत अलग होता है। यहाँ पे क्या होता है, जब वो होती है ना शादी, मान ले मेरी शादी होनी है, तो मुझे पहले प्रूव करना पड़ेगा कि मैं मर्द हूँ। तो उसकी एक सेरेमनी होती है। उस सेरेमनी में क्या होता है कि पूरा गांव आता है, सब नाच गाना दारू चल रही है। और गांव मतलब वो एकदम ठेठ गरीबी ट्राइबल जो तू समझ सकता है, वो समझ ले कि कपड़े वपड़े नहीं है, मिट्टी में है वो सब लोग। अब वो जो लड़का है उसे मर्दानगी प्रूव करने को क्या करना पड़ेगा, 10-15 बैल खड़ी हैं, पूरा नंगा होगा वो, पूरा कच्छा भी नहीं पहना, पूरा नंगा, पूरे गाँव के सामने उसे बैल पे दौड़ना है ऊपर, है ना। उसे 15 से 20 चक्कर मारने हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर। अगर उसने ये कर दिया तो वो मर्द है, अगर गिर गया तो वो मर्द नहीं है। ही हैज़ टू बिकम अ मैन, उसके बाद ही वो शादी करेगा। कैडा कंपटीशन है ये तो भाई। जब उसने ये कर दिया अब वो मर्द है ना। इसके बाद उसके पापा फिक्स कर देंगे उसकी शादी। अब वो कहीं चले जाता है एक 1.5 हफ्ते के लिए, कुछ तो अपनी, मुझे एक तो वहाँ लैंग्वेज बैरियर बहुत है, तो समझ नहीं पा रहा था, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं वो। तो वो कुछ टाइम को चले जाता है, और फिर उसके घर वाले फिक्स कर देते हैं शादी की, तेरी शादी इससे फिक्स्ड है। जब फिक्स हो जाती है शादी तो वो वापस आता है। तो शादी से पहले जो उसकी घर की औरतें होती हैं, मम्मी, मौसी, ताई, चाची, बहन वगैरह सब, वो उससे पिटने को तैयार होती हैं। तो मान ले दूल्हा है जो उसकी शादी होने वाली है, वो आया तो एक सेरेमनी होगी, पूरा गांव आया, पहले डांस वांस, वही पार्टी चल रही है। फिर ये ना अपने कमर पे कुछ लेप सा मलती हैं, कुछ बटर सा मलती हैं औरतें, और फिर वो छड़ी से पाट 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 मारता है उसे, खून। जिसकी बैक पे ज़्यादा स्क्रैचेस, जिसकी बैक पे ज़्यादा खून, उसके लिए उतनी इज्जत की बात है, उतनी सम्मान की बात। वो उनका तरीका है प्यार और रिस्पेक्ट दिखाने का कि हम तेरे साथ हैं, वी सपोर्ट यू। अंडशंट चीज़ है भाई। वो खून, ऐसा खून बह रहा था। एक आंटी ऐसे चिल्ला रही थी, आपने देखा वो ट्रेडिशन भाई? पूरा मैंने वीडियो बनाई, एक आंटी चिल्ला रही है और मैं कैमरा में चिल्ला रहा हूँ, मोंजिलिका चढ़ गई भाई। वो चिल्ला रही है कि मार मुझे और मार। मतलब हाँ, लड़कियां चिल्लाती है कि मुझे और मारो, क्योंकि ये उनके लिए रिस्पेक्ट की बात हो जाएगी। यार ये कैसी रिस्पेक्ट है यार। मतलब मैं तो वही बोल रहा था कि उनका ट्रेडिशन है, टू ईच देयर ओन, जो कर रहे हैं बहुत स्ट्रेंज है भाई ये चीज़। हाँ एक अलग ही दुनिया चल रही है यार भाई। तू सोच ना, उनके पास फ़ोन नहीं है, उनके पास टीवी नहीं है, वो दुनिया से कनेक्टेड नहीं है। बट भाई वो लोग अब थोड़े से यूज टू हो गए हम जैसे नॉर्मल लोगों से, कि बहुत ट्रैवलर्स जा रहे हैं, उन ट्राइब से मिल रहे हैं। हाँ, तो वो लालची हो गए हैं, वो पैसों के लिए वो पकड़ लेते हैं, मनी वो। पर तुम मना कर दो कि अगर पर वो पैसा ऐसा मैटर थोड़ी करता है, उनके लिए करता है। मतलब ऐसे एकदम भी वो नहीं है कि नहीं तुमसे बदतमीजी करेंगे, वो रिक्वेस्ट करते हैं कि मनी, ऐसा कुछ वो नहीं। अब जैसे एक ट्राइब के मैं घर गया था, तो इसका ना मैंने एक टूर बुक कराया था कि ये 4-5 ट्राइब के ले आते हैं, तो वो गाइड होता है तुम्हारे साथ, क्योंकि वो समझाता है ना, लैंग्वेज तो उनकी समझ नहीं सकता तुम क्या बोल रहे हैं वो। तो एक और के घर गए थे, तो उसने अपने घर पे वो ज़बरदस्ती ले गई कि मेरे घर पे कॉफ़ी पियो तुम। अच्छा। और भाई मेरी फट रही, मतलब मुझे सुपरफिशियल ऐसा फील नहीं करना चाहता, पर तू सोचना कि वो लोग जिनके पास कपड़े नहीं है पहनने को, घर
कुछ नहीं है, सिर्फ मिट्टी में रह रहे हैं वो। कॉफी की मिट्टी है, बात कर रहे हैं। मिट्टी यार, वहाँ कॉफी उगती है तो मिट्टी है, मिट्टी, घर के अंदर कुछ नहीं है, तू समझ ले एकदम मिट्टी में है तू, घर नहीं है वो। मैं ऐसा हाथ मारूंगा गिर जाएगा, समझ रहा है। वहाँ पे बस एक वो लकड़ियों पे जला रखा है और वो बना रही है कॉफ़ी, और मेरी फट रही है कि ये पानी कैसा होगा, ये किस पानी में बना रही होगी, मेरी बहुत फट रही है। और वो ज़बरदस्ती लगी कि नहीं कॉफ़ी तो पीनी पड़ेगी तुझे, और मुझे वो था कि चल पी लेता हूँ यार, क्या बुरा हो जाएगा, क्या हो गया। तो मैंने मस्त उनके मटके में मिट्टी वाले में पी, पेल पे मस्त कॉफ़ी, अच्छा, ब्लैक बढ़िया कॉफ़ी थी, बनाई। बहुत ही बढ़िया थी भाई। फिर वो बाद में कि और पैसे दो, कॉफ़ी पिलाई है मैंने तुझे, और पैसे दे। तो मैंने कहा चल ठीक है ले ले भाई। पूरी रात जो मैं टट्टी खाऊँ ना खून की, मैं तुझे बता नहीं सकता भाई मेरा इतना दर्द हुआ, मुझे इतना दर्द हुआ भाई तुम्हें क्या पिला दिया यार। भाई यार। वही ना, अब मेरे मन में वो आ रहा था कि इन्हें लगेगा कि ये पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, कॉफी नहीं पी रहा, पर मुझे वो डर था पानी, पानी कैसे ये भी है सोच रहे हो भाई तुम यार, यार। पर मैंने पी लिया। उसे लगा होगा उनको हजम हो जाता होगा, आपको भी हो ही जाएगा हजम। असल में उसको पैसे निकलवाने थे ना कि मैं ऐसे कुछ तो दूं, मैं इससे फिर पैसे। वो भी नहीं, पर हर जगह वो पीछे पड़ जाते हैं कि दारू पियो, कॉफी, वो प्यार है उनका। तुम जितनी भी अंडर डेवलप्ड जगहों पे जाओगे वो प्यार तो दिखाएंगे तुम्हें खाना पिलाने में, पर वो इतने एकदम ही ठेठ वैसी जगह से हैं कि वहाँ हाइजीन वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, तो वो रिस्क नहीं लेना था। फिर 2 दिन बाद मैं दूसरी जो होटो वाले ट्राइब के पास गया, वो भी पीछे पड़ गए, दिस इज मेडिसिन। मैंने कहा नो, दिस इज पॉइजन। तो वही बस कमाल था वो तो भाई, मस्त। और कोई स्ट्रेंज चीज देखी हो भाई उस एरिया में अफ्रीका के, कि भाई ये तो अलग ही चीज। आई थिंक एथियोपिया और तंजानिया सबको जाना चाहिए। एथियोपिया में एक तो ये ट्राइबल वाला सीन है कि अनशन ट्राइब्स मिलेंगी, और एक वो सीन है, शायद तुमने वीडियोस देखी होंगी, दलौल करके एक एरिया है वहाँ, जो आई थिंक दुनिया के लोएस्ट पॉइंट्स में से एक भी है। वहाँ एक तो अपने रन ऑफ कच्छ जैसे वो है एकदम सॉल्ट, वो है ना। फिर वहाँ एक वॉल्केनोस, 2 वॉल्केनोस है, एक तो दलौल वाला एरिया जो अलग ही प्लानट है, अलग ही प्लानट, वो मार्स दिखता है, मल्टीपल कलर जैसी जगह है। डिप्रेशन, हाँ, दनाकिल डिप्रेशन, दलौल दनाकिल डिप्रेशन, वही। वो बहुत ही सुंदर है, वो एकदम ऐसा लगता है कि किसी और वहाँ पे आ गए हो तुम प्लानट पे, क्योंकि वहाँ पे ना कुछ साइंटिस्ट ने हमारे साथ, जब हम गए थे तो मेरे ग्रुप में एक वो भी थे, नहीं जियोलॉजिस्ट, हाँ वो थे। साइंटिस्ट कोई सा कोई से साइंटिस्ट, तो वो बता रहे थे कि यहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके ऊपर स्टडी चल रही है, जो जिनसे ये प्रूव हो सकता है कि कैसे लाइफ पॉसिबल है दूसरे प्लैनेट्स पे। तो वहाँ पे कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं। और ऐसे ही एक और वॉल्केनो है उसी एरिया में, एर्ता एल करके, एर्ता आले। तो वहाँ पे तुम वॉल्केनो पे ऊपर जाओगे तो अंदर तुम्हें पूरा लावा की लेक, जो प्रॉपर लावा की लेक होती है ना, वो दिखती है। पर जब मैं गया तब वो जम चुकी थी, वो 2 दिन पहले लावा फटा, जमा हुआ था, तो उसने कहा अब लावा पे चलेंगे। तो ब्रो तुम लावा पे चल सकते हो, वो जमा हुआ लावा, और तुम्हारे जूते में तुम्हें फील होगा गरम गरम, समझ रहा है। और बीच बीच पे चिमनियाँ निकली हैं, वहाँ से फट रहे हैं। वो कमाल एक्सपीरियंस है। वो तुम रात को कर रहे हो और सुबह कर रहे हो, और तुम सो कर रहे हो एकदम खटाई पे, गद्दों पे, वहाँ वॉल्केनो के सामने, मिट्टी मिट्टी में सो रहे हो वहाँ पे। और वो वैसा वॉल्केनो है, लावा कभी भी फट सकता है, कभी भी फट सकता है, उसका कुछ नहीं, वो हर हफ्ते फटता है वो। तो वो कमाल एक्सपीरियंस है। और ये रिस्की है भाई। मतलब मैंने उससे पूछा गाइड से कि ब्रो क्या सीन था, तो वो बोला, मतलब मैंने पूछा कि कभी रिस्की नहीं हुआ, कह रहा ज़्यादा से ज़्यादा रिस्की ये हुआ है कि हम अंदर थे, चल रहे थे जैसे, और उसी टाइम फट गया, तो निकलना थोड़ा रिस्की हो गया था, क्योंकि उनके चारों तरफ लावा हो गया था। पर एक पतली सी वो मिली उन्हें लेन, और वो निकल गए। हाँ, पर वैसे ऐसे बहुत, मतलब वो गाइड वाइड को पता होता है, उन्हें ये है ना कि अभी आज फटा है तो इतने दिन बाद चले जाओ, या आज फटा कल चले जाओ, अभी और नहीं फटना। बाकी जब मौत आनी है तब पता है। और स्कॉटलैंड का भी एक फेस्टिवल बता रहे थे आप, कुछ क्रेजी होता है। तो तुम कहाँ गए थे स्कॉटलैंड? भाई हम एडिनबरा ही गए थे। और तुमने वो पूरा सर्किट नहीं करा हाईलैंड का? स्कॉटलैंड कमाल जगह है। एक तो एडिनबरा जो शहर तुम्हें पता ही हो, एकदम वो हैरी पॉटर वाली फील्स, कमाल सुंदर गेम जगह, ऑफ थ्रोन्स और हैरी पॉटर का मिक्सचर। हाँ, मेरी तो फेवरेट शहर वो। और मुझे ना पर्सनली म्यूज़िक, ये परफॉर्मिंग आर्ट्स, इनका बहुत शौक है, कॉमेडी शोज, मूवीज़, बहुत शौक है। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल होता है वो एडिनबरा में होता है, जिसे कहते हैं फ्रिंज फेस्टिवल। तो वहाँ पे 25 दिन ना दुनिया से हज़ारों आर्टिस्ट आ रखे होते हैं, हज़ारों इंडियंस भी होते हैं और पूरी दुनिया से होते हैं। मैजिक शोज चल रहे हैं, म्यूजिक शोज चल रहे हैं, ड्रामास चल रहे हैं, थिएटर चल रहा है, स्ट्रीट पे, कैफ़े पे, हर बिल्डिंग में, हर दूसरी, तू किसी भी कैफ़े में जा, कुछ ना कुछ वहाँ चल रहा होगा। और स्ट्रीट पे म्यूज़िक चल रहा है, मैजिक शो चल रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है। तो वो उन 25 दिन वो सिटी इतनी ज़्यादा लाइवली होती है कि तुम
उससे ज़्यादा फन कुछ नहीं होगा। एक तो वो जगह कितनी सुंदर है, ऊपर से वो इतनी लाइवली हो चुकी है कि यहाँ पे म्यूज़िक शो चल रहे हैं, वहाँ पे मैजिक शो चल रहे हैं, अनशंट सर्कस चल रहे हैं वहाँ पे। मैंने वहाँ पे राहुल सुब्रमण्यन का शो देखा था, मैं वीरदास से मिला था, वीरदास का भी शो चल रहा था वहाँ पे। तो और भी बाहर के कॉमेडियंस थे, बाहर के मैजिशियंस थे। हिप्नोसिस शो देखा हमने, बहुत मज़ा आया भाई हिप्नोसिस शो में। हिप्नोसिस में क्या हो रहा था भाई? भाई उसने बुलाए 25 लोग बुला लिए ऑडियंस से, किस किस को आना है, हम भी भाग रहे थे, इतने में 25 हो गए थे। तो फुल पावर भाई। हिप्नोसिस शो में तुम हंस हंस के पागल हो जाओगे। वो कॉमेडी हिप्नोसिस शो था जिसमें हम गए थे, तो उसमें वो सबसे अनशन चीज़ें करवा रहा था कि ऐसे पहले तो उन्हें सुला दिया, फिर ऐसे ना स्टेजेस होती हैं कि पहले इजी हिप्नोसिस होता है तो 25 के 25 पे काम कर गया, फिर कोई अगला जो ट्रिक होगी वो 20 पे काम करेगा। तो वो ऐसे जाते जा रहे थे, तो पहले सबको सुला रहा था, फिर उनसे उल्टे सीधे एक्शन करा रहा था कि ड्राइविंग करो, ये करो, कोई वल्गर से एक्शंस करा रहा था। तो बहुत फन था कि लोगों और को टिकट्स होती थी या आप कहीं Tickets भी होती वॉक इन कर जाओ? सब है, सब है। कोई कोई होता है वॉक इन, जो बड़े आर्टिस्ट नहीं हैं जिन्हें चाहते हैं कि भाई हमें सब देखें, वो बोलते हैं कि फ्री में देखो हमारा। वो स्ट्रीट पे भी कर रहे थे क्योंकि उन्हें कैफ़ेज़ या रूम्स नहीं मिले, होटल नहीं मिले। जिन्हें रूम्स प्लेसेस मिल गई वो कुछ कुछ वहाँ फ्री कर रहे थे, बट अच्छा। मेजरली सब पैसे दे के वाले थे। पर वो भाई एक एक पैसा, जैसे यूजुअली शो वहाँ 2-2.5 हज़ार का होता है कोई भी, एक एक पैसा वर्थ इट है भाई वहाँ। कमाल, बहुत मज़ा आता है भाई और क्या, कौन सी क्रेजी जगह, कौन सा क्रेजी एक्सपीरियंस आप ऐसा बताना चाहोगे जो हर किसी को करना ही करना चाहिए? एक है जैसे एक तो ये मैंने वाइल्ड लाइफ वाला बताया, ट्राइब्स वाला बताया, ये अलग हो गई चीज़ें। एक स्कॉटलैंड में तुम वो पूरी आइल ऑफ स्काई और वहाँ की रोड ट्रिप मारो, ये भी बढ़िया है। बट एक एक्सपीरियंस है तुम्हारा फिलीपींस में ही ना, 2 आइलैंड हैं, एक है एल नीडो और एक है पालावान। इसके बीच में ना सेलिंग एक्सपेडिशन होती है कि एक पूरा नॉर्मल सी बोट होगी, बड़ी सी बोट, जिसमें 25 लोग इकट्ठे करेंगे और 4 से 5 दिन तुम एक साथ अनजान लोगों के साथ तुम उस बोट पे हो, अब तुम एक साथ हो और वो पूरी एक्सपेडिशन ट्रिप है ना। तो इसमें अब तो बहुत सारी कंपनी तो कर रही उसमें है। रूम्स होते हैं बोट में? तो उसमें क्या है कि बड़ी सी बोट है और 5 से हर दिन का, 3 दिन का भी ऑप्शन है, 4 का भी, 5 का भी। और टाओ एक्सपेडिशन सबसे अच्छे वाले हैं जो कराते हैं। तो हर दिन तुम्हारा एक प्राइवेट आइलैंड है, एक तू सोच, तू समंदर के बीच में है और एक छोटा सा आइलैंड, वहाँ पे तुम्हें छोड़ देंगे शाम को। सुबह तुम निकलते हो, सुबह तुम एक स्पॉट पकड़ लिया, वहाँ पे स्नॉर्कलिंग करी, कायाकिंग करी, कायाक्स होती हैं 2-3, स्नॉर्कलिंग करो, अपना मस्त स्विमिंग करो। वहाँ पे वो मिशलिन स्टार लेवल शेफ़ बिठा रखा है उन्होंने बोर्ड पे, कमाल खाना खिलाता है वो। और 25 स्ट्रेंजर्स तुम बैठे हैं, बियर है तुम्हारे पास, जूसेस हैं, पियो, हंसी मजाक करो। और भाई सबसे ब्यूटीफुल चीज़ क्या थी, शिप चल रही है, मतलब वो बोट चल रही है, जो मारियो में उड़ने वाली मछलियाँ नहीं होती थी भाई, इतनी सारी उड़ती थी साइड में, और हम ऐसे देखते रहते थे कि कितना सुंदर है, डॉल्फिन्स वगैरह जा रही हैं। तो 2-3 जगह ऐसे रुकते थे कि तुम स्विमिंग करो, स्नॉर्कलिंग करो, और फिर बीच बीच में ना छोटे मोटे आइलैंड होते थे, आज यहाँ वॉलीबॉल खेलो, आज कहीं। फिर शाम को अपना एक प्राइवेट आइलैंड होता था जहाँ पे सबकी एक हट होती थी और वहीं किचन है, वहाँ बढ़िया वो खाना बनाता था। कैरियोके मशीन लेके चल रहे थे, कैरियोके पार्टी होती थी, है ना, वॉलीबॉल बास्केटबॉल सबका अरेंजमेंट होता था, दारू और खाने का भी। तो वो तुम 25 लोग ना फैमिली बन चुके हो, ठीक है। बोट पे सब साथ खेल रहे हैं, डुबकियाँ मार रहे हैं, ये खूब जो दुनिया की सबसे सुंदर चीज़ हो सकती है वो देख रहे हैं भाई, समंदर के मामले में जो सबसे सुंदर हो सकता है। अंडर वाटर लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, सबको स्विमिंग आती थी, सब तू समझ रहा है, बोट चल रही है, कूद गए पानी में, कोई तुम्हारा वो लाइफ जैकेट नहीं पहन रहा, अंदर जाए जा रहे हैं, अनशन तुम्हें जानवर दिख रहे हैं वहाँ पे। तो वो एक्सपीरियंस मुझे लगता है वो बहुत ही सही था। वो जो दोस्तियाँ भी बनी, मतलब वहाँ पे मेरा एक दोस्त तो इतना अच्छा बन गया तो शादी में भी बुलाऊंगा मैं, और वो है भी स्विट्ज़रलैंड का, तो सस्ता पड़ेगा स्विट्ज़रलैंड जाना मुझे। तो वो कमाल एक्सपीरियंस है, वो सबको करना चाहिए। वो कितना एक्सपेंसिव है वो? टाओ एक्सपेडिशन आई थिंक सबसे एक्सपेंसिव है और वो $700 था, 4 नाइट 5 डेज का, बट वो वर्थ इट है। मतलब वो जो खाना तुम्हें मिलेगा ना, और वो लोग जो वेजिटेरियन अगर कोई है हम जैसा, वेजिटेरियन मिलेगा, पर तुम बोर हो जाओ। मतलब वेजिटेरियन में इतनी वैरायटी नहीं थी, मतलब नॉन वेजिटेरियन के लिए तो जन्नत थी, क्योंकि फ्रेश मच्छियाँ पकड़ रहे हैं हम, क्रैब्स पकड़ रहे हैं, वही बना रहे हैं, वो कमाल एक्सपीरियंस था। और फिर समझ रहे हैं ना, 25 लोग रोज़ शाम वॉलीबॉल खेल रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, कैरियोके कर रहे हैं, बहुत बहुत वो बढ़िया दोस्ती हो गई है रैंडम। और मैं अकेला ना इंडियन था वहाँ। अब ये पता नहीं तुम रेसिस्ट समझोगे क्या समझोगे, जब उन्होंने देखा इंडियन, एक लड़के ने बोला इंडियन, नहीं आके बीनी आके बागे ना कि ना, वो चालू हो गया। वो वीडियो कितनी वायरल हुई है भाई, भाई वो देखिए। तो भाई वो उसका, तो हम इस गाने पे इतना नाचे हैं भाई, कैरियोके के टाइम भाई ये गाना गाना चला है। इस गाने पे यार, ये हर जगह है। हाँ ये तो बजेगा ही बजेगा, हर गोरी पार्टी में ये गाना तो बजेगा ही। और भाई आप इंडिया भी घूम रहे हो, कुछ डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो आप, मैं चाहता हूँ ऑडियंस को उसके बारे में बताओ, और थोड़े स्ट्रेंज और जो यहाँ के फेस्टिवल्स होते हैं जो लोगों को नहीं पता
तो अभी मैं पिछले 10 महीने से इंडिया के कुछ ऐसे फेस्टिवल्स देख रहा हूँ जो ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, कुछ कुछ पता होंगे पर मोस्टली जो रीजनल एकदम थोड़े एक्सट्रीम होते हैं जिस पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, वो देख रहा हूँ। मुझे इन्जॉय भी करना है और मुझे वो इन्फॉर्मेशन भी देनी है लोगों को, और इस साल भी मैं पूरा वही कर रहा हूँ। और अब तक हमने कुछ 10-12 कर लिए हैं कवर, और काफ़ी भाई इंडिया जैसा कल्चर जो हर स्टेट में अलग ही चीज़ें चल रही हैं, हर धर्म की, हर कल्चर की, वो कमाल है भाई। मतलब कुछ अब जैसे मैं हूँ एकदम नास्तिक आदमी, मैं नहीं मानता इन सब चीज़ों में कि अंदर कुछ आ गया ये सब वो सब, पर तुम वहाँ जाओगे उस चीज़ को देखोगे, कुछ तो हो रहा है वहाँ पे, कुछ तो क्रेज कौन सा देखा आप सबसे क्रेजी? चलो सारे राज नहीं खोल सकते तो एक दो राज खोल दो यार। अगर ये पोजेशन वाली चीज़ है, पोजेशन वाली में मैंने जैसे थय्यम, वो अब तो बहुत लोगों ने देख लिया है, थय्यम भूत कोला, कांतारा मूवी देखी है ना, तो वो तो बहुत लोगों ने देख लिया है। उसमें कुछ कुछ तो एकदम बेसिक होते हैं, और अभी मैंने वीडियो भी डाली, जैसे उसकी हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें लोगों को लगता है जो आउटसाइडर्स हैं कि सिर्फ भगवान आ रहे हैं उनके अंदर और उनकी पूजा कर रहे हैं, पर बहुत सारी माइथोलॉजी है कि एक वैम्पायर की पूजा कर रहे हैं वो, एक गॉब्लिन की, एक मुस्लिम की होती है। तू सोच भाई, एक मुसलमान आदमी आता है, नमाज वमाज पढ़ के आ रहा है और सारे ब्राह्मण उसे पूज रहे हैं और वो हिंदू रूप लेके आ रहा है, वो वैसा सीन चलता है। वो थय्यम बना है, वो डांस कर रहा है एकदम हिंदू, मतलब वो मानते हैं कि उनके अंदर एक मुस्लिम स्पिरिट आ रही है, जिन्हें केरला के लोग बहुत मानते हैं, तो उसे वो पूज रहे हैं। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ थी। तुमने वो देखा प्रॉपर, वो सब रिकॉर्ड भी करा? हाँ भाई, रिकॉर्ड करने दिया आराम से? अरे वो नॉर्मल था। तो ऐसा ही एक फेस्टिवल है कुल्लसाई दशहरा, कुल्लशेखरा पट्टनम करके एक जगह है तमिलनाडु में, जो अलग ही दशहरा होता है। वहाँ पे ना 6 से 7 लोग पूरे तमिलनाडु से आ रखे हैं और देवी माँ का रूप लेके। वहाँ पे दशहरा इसलिए नहीं मनाते क्योंकि राम जी ने रावण को मारा था। वहाँ पे देवी माँ का है कि देवी माँ ने एक राक्षस का वध किया था, उसलिए मनते हैं। तो सारे ना लोग देवी माँ का रूप लेके आए हैं, एकदम पूरा देवी माँ बन के आए हैं, और वहाँ तुझे 10 से 20 हज़ार लोग दिख जाएंगे जो पोजेस्ड हैं अपने चारों तरफ, आग लेके 10,000 लोग ईजिली तुझे पोजेस दिख जाएंगे। मतलब मेरे लिए वही था, मैं वीडियो में बोलता हूँ कि इतने सारे लोगों के अंदर कैसे ये सब हो रहा है। बच्चे देखेंगे तुझे ना, 15-15, 20-20 साल के बच्चे जो एकदम पोजेस्ड हैं और भगवान बन के हाथ में उनका एक मटका है, आग निकल रही है, भाग रहे हैं इधर उधर। तो ये काफ़ी क्रेजी था। पर अगर ये सारे वो फेस्टिवल होगा जो तुम दूर से एंजॉय कर रहे हो, अगर तुम्हें पास से मतलब फेस्टिवल में घुस के एंजॉय करना है, तो भाई एक तो है गोवा का सांजाओ फेस्टिवल, उस पर वीडियो बनाऊंगा मैं। उसमें लोग कुएं में कूदते हैं भाई, पार्टियाँ चल रही हैं, दारू पी रहे हैं, कुएं में कूद रहे हैं, है ना। एक अपना एक फ्लावर का बैंड लगाते हैं बढ़िया, पूरी पार्टी चलती है वहाँ पे, और कुएं में कूद रहे हैं। क्योंकि एक कहानी है कि अब तो याद भी नहीं आ रही मुझे, इतना टाइम हो गया गए हुए, जब वीडियो बनाऊंगा तब याद आएगी कि कोई तो इनके ही गॉड टाइप एरिया इंसान थे, वो अपनी मम्मी के कोख में थे, और जब उनकी मम्मी मदर मेरी से मिली थी और उनके कोख में जीसस थे, तो वो उनका बच्चा अंदर खुशी से उछल रहा था, तो वो लोग वैसे ही वो खुशी कुएं में कूद के वो करते हैं। वो एक पोर्चुगीज़ आई थिंक ट्रेडिशन है, बहुत मज़ा आता है भाई। लोग भंड हो रहे हैं, पार्टी चल रही है, जैसे पब क्रॉल होता है ना, ये कुआं क्रॉल है भाई, कुआं क्रॉलिंग होती है। मुझे रैंडम लोग मिल गए थे वहाँ पे, वो ले गए लोकल गोवन लोग, यार तुझे कुएं में छलांग मारेंगे भाई, कुएं में कूदे, बहुत मज़ा आया। ये एक है। एक जैसे जन्माष्टमी हम यहाँ मनाते हैं, उडुपी में अलग जन्माष्टमी होती है। उडुपी में 3-4 दिन अलग ही लेवल की जन्माष्टमी चल रही है, और वो 1 महीने लेट होती है। वो हमारी जन्माष्टमी के टाइम पे नहीं होती, 1 महीने लेट हो रही है। वहाँ लोग टाइगर बन के आए हुए हैं, वो भी पोजेस्ड हैं, और वहाँ का मटकी फोड़ना अलग होता है। किसी में सोना है, किसी में कुछ दही है, किसी में लाल वो है, और लोग ट्राइबल रूप लेके आए हैं, अलग ही हु वो सब चल रहा है, डंडे मार रहे हैं। वो क्रेजी एक एनर्जी जो तुम देखोगे ना, वो मेला लग रहा है। और राक्षस वगैरह भी बन के आए होते हैं, मतलब अलग अलग डीमंस के फॉर्म में आए होते हैं। एक मतलब वो हैलोवीन चल रहा है। अच्छा। इंडियन हैलोवीन अगर देखना है तुम्हें, तो उडुपी का जन्माष्टमी भाई कमाल एनर्जी, रैंडम लोग पकड़ लेंगे तुम्हें, डांस करेंगे वहाँ पे अपना हैलोवीन के टाइम पे, वो बहुत ही क्रेजी। और हॉर्नबिल फेस्टिवल मुझे बड़ा पसंद है। हॉर्नबिल इज मिक्स, मतलब हॉर्नबिल जो है वो नागालैंड में होता है, जिसमें सारे जो नागालैंड में ना बहुत सारे ट्राइब्स हैं, और एक टाइम पे मतलब सब वही था, बटी हुई थी। ऐसा आई थिंक हुआ था कि ये सबको क्लोज लाने के लिए और नागालैंड का कल्चर प्रमोट करने के लिए ये हॉर्नबिल फेस्टिवल बना था। तो ये सारे ट्राइबल लोग एक जगह आए होते हैं, अपना कल्चर दिखाते हैं, म्यूज़िक फेस्टिवल हो रहा होता है, अपनी वहाँ उनकी जो लोकल राइस बियर होती है वो पिलाते हैं। मतलब तुम वहाँ जाओ भाई, ट्राइबल लोगों के साथ जो फ़न आएगा ना, जो उनकी कहानियाँ सुनोगे। जैसे कि अंकल थे, वो यहाँ टाइगर का दांत लेके घूम रहे थे। मैंने अंकल ये क्या है? कहते टाइगर का दांत है। मैंने कहा आपने मारा है ये? कह रहे हाँ। मैंने कहा आप खाए हो टाइगर? कहते हाँ। मैंने कहा मुझे खिलाओगे? कह रहे चल घर अभी खिलाता हूँ।
वो मेरी फट गई। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा फॉरेस्ट वाले मारेंगे नहीं है, किसे पता चल रहा है। फिर मैंने बोला आपने तो सर भी किसी इंसान का भी सर काटा होगा। हाँ तो भाई मेरी फट गई। हिंदी बोलते हैं वो प्रॉपर? यार हिंदी समझते हैं, अच्छा। कुछ कुछ बोल भी लेते हैं। यूजुअली नागालैंड में इंग्लिश चलती है। नागालैंड मेजॉरिटी क्रिश्चियन स्टेट भी है ना, और वहाँ कल्चर भी वो एकदम वैसा इंग्लिश वाला है, तो हिंदी समझ सब जाते हैं। ऐसा ही नहीं है कि तुझे लैंग्वेज प्रॉब्लम होगी, और हिंदी टूटी फूटी बोल भी लेते हैं। पर मस्त लोग हैं भाई, वहाँ तू जाएगा ना एकदम चेरी ब्लॉसम हो रखा होता है उस टाइम जब तू जाएगा फेस्टिवल पे। क्या जापान वापान जाना, मतलब जापान कमाल जगह है, पर वो अगर तुम्हें चेरी ब्लॉसम देखना है, और एकदम वो नागा हाउसेज हैं वहाँ पे, ट्राइबल लोग बैठे हैं, कहीं पे कुत्ता खिला रहे हैं, कहीं पे बिल्ली खिला रहे हैं, कहीं पे झिंगुर खिला रहे हैं, तो और वो जो म्यूजिक शो चल रहा है, कल्चर शो चल रहा है, कमाल कमाल एक्सपीरियंस है। कब रिलीज हो रही है भाई आपकी डॉक्यूमेंट्री? यार मेरी पहली तो अभी 2-4 दिन पहले जो थैयम वाली है वो डाली है मैंने। मैं हर 2 हफ्ते में डाला करूँगा। अभी इस साल भी बहुत सारे एंशंट फेस्टिवल्स हैं। बिहार में एक फेस्टिवल हुआ है, वो मैं इस साल कवर करने आऊँगा, जहाँ पे लोग सांप पकड़ के मेला निकलता है, सबके हज़ारों लोग हैं, हाथ में सांप और मेला निकाल रहे हैं, जिंदा सांप। भाई आप तो यार ज़बरदस्त चीज़ें रिकॉर्ड करके आ चुके हो, और पूरा तगड़ा प्लान है आपका, मतलब यूट्यूब पे धमाल मचाने वाला है अपनी डॉक्यूमेंट्री से। कोशिश तो रहेगी। इंस्टाग्राम पे मच जाएगा, यूट्यूब बहुत मुश्किल है भाई। तुम लोगों ने यूट्यूब क्रैक किया है, यूट्यूब इज़ वेरी डिफिकल्ट। आंध्र प्रदेश का एक फेस्टिवल है जहाँ वो होता है कॉक फाइट, जो मैं तुझे बता रहा था भाई, सट्टा लगता है। तू ऐसे ऐसे लोग देखेगा ना, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, तू देख के बोलेगा कि भाई इसके पास रहने को जगह नहीं होगी, वो 5 लाख सट्टे पे ला के बैठा है कि मेरी मुर्गी जीतेगी। ऐसे ऐसी चीज़ें देखी भाई मैंने। और मैं उस दिन ऐसा हुआ कि इंडिया में गरीबी नहीं है, इंडिया में गरीबी है, पर जितना हमें लगता है 2 नंबरी पैसा बहुत है भाई। वहाँ ऐसे ऐसे लोग थे ना भाई, मैंने उनसे पूछा, नॉर्मल जिनकी दुकान है, ये सब छोटे गांव के लोग, पर लाखों लाखों सट्टा लगा रहे थे। मतलब उस दिन उस गांव में किसी ने बताया पता नहीं कितने 100 करोड़ का सट्टा लग गया यार गांव में। ये आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा फेस्टिवल संक्रांति है, और वहाँ की संक्रांति कमाल है भाई, कमाल। भाई मैं खुद देख रहा था रील पे, जैसे आप बता रहे हो कि कॉक फाइट हो रही थी, उधर उस रील में हो रही थी स्पाइडर फाइट, कि भाई उन्होंने सट्टा लगाया और स्पाइडर ऐसे आ रहे हैं यूं, और आपस में लड़ रहे हैं, फाइट हो रही है, वो नीचे ऐसे जाते हैं स्पाइडर वेब से और आपस में लड़ रहे हैं। मुझे लगा पता नहीं कहाँ की, ये नहीं पता चला कहाँ के, पर ऐसा लग रहा था थाईलैंड या कहीं ऐसी वीडियो है, वहाँ की वीडियो है, और भाई स्पाइडर के बीच फाइट हो रही है, और जो गिर गया वो वाला हार गया, और जो स्पाइडर ऊपर है अभी बरकरार, वो बंदा जीत गया। तो भाई ऐसे ऐसे भी सट्टे लग रहे हैं। नहीं, इसमें तो ऐसा सीन है कि मरते हैं भाई, मतलब मुर्गी के पैरों पे ब्लेड बांधते हैं। अच्छा। तो मुर्गी जो मरेगी, विनर चिकन डिनर, वो लूजर चिकन डिनर होगा वैसा। और इन मुर्गियों को ट्रेन करते हैं बढ़िया, एकदम मेवा खिलाते हैं, फुल बादाम काजू, ये क्या चल रहा है यार, ये तो एक अलग ही चीज़ है यार। कमाल जगह है भाई। इंडिया मेरी फेवरेट, चाहे हम इंडिया में कितना वो बोल रहे हैं कि गंदगी है, लोगों में सिविक सेंस नहीं, जो कि है प्रॉब्लम, पर अगर मैं वैसे एक ट्रैवलर के नज़रिए से देखूं, आई थिंक बेस्ट कंट्री है भाई। तुम्हारे पास हर व्यूज़ हैं देखने को, बेस्ट से बेस्ट पहाड़ हैं, बीचेस भी बहुत अच्छे हैं, डेजर्ट भी है, कल्चर कमाल है, कमाल कंट्री है भाई इंडिया। हम तो यही कहते हैं भाई, जब भी हम इंडिया से बाहर जाते हैं, कि इंडिया से बाहर जाके रियलाइज होता है कि हमारा इंडिया कितना अच्छा है भाई। हाँ। मतलब बाहर सिर्फ एक वो है, खोखलापन ज़्यादा लगता है, सीनिक ब्यूटी लगती है, पर सोल मिसिंग लगती है बाहर जाके। पर इंडिया में भाई नहीं, मुझे सोल भी मिलती है बाहर। मुझे ऐसा नहीं है कि खोखलापन लग रहा है। ऐसे बतून आदमी हो आप ना, वो बना लेते हो, बॉन्ड हो जाता है, फिर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म। मेरा टच वुड ये हुआ है, पता नहीं इसमें किस्मत रही है साथ क्या है, मुझे हर जगह अच्छे लोग मिले हैं, चाहे इंडिया के बाहर चाहे इंडिया में। और मुझे ऐसे लोग मिले हैं जिनसे मेरी बहुत ही बढ़िया दोस्ती हो गई है इंडिया में। सॉरी, एक और चीज़ बताऊंगा, एक और चीज़, ओम पर्वत और इसका सुना होगा तुमने, आदि कैलाश, हाँ है ना, यहाँ ज़रूर जाना चाहिए लोगों को। पर यहाँ के तो रास्ते अभी पूरे नहीं बने ना शायद। तभी तो जाओ, भीड़ नहीं मिलेगी ना ज़्यादा भाई। मतलब वहाँ के जो गांव है ना, वहाँ आसपास आदि कैलाश और ओम पर्वत में तुम्हें मेनली बूढ़े लोग मिलेंगे। पर मैं गया था, मेरे वहाँ हुआ क्या, मैं पहुँचा, धारचूला पहुँचना होता है, और मुझे वहाँ ना वो नहीं मिल रही थी बाइक। मुझे चाहिए थी कि मैं बाइक लूँ और जाऊँ, खुद से घूमूँ ये सब, आदि कैलाश, ओम पर्वत। तो बाई चांस एक मेरा फॉलोअर, जिसने मुझे मैसेज कर रखा था कि कभी आओ आप, मैं आपको घुमाऊंगा, वही बाइक बेच रहा, मतलब वही बाइक दे रहा था। तो उसने मुझे फ़ोन करा कि भाई आप आओ मेरे पास। तो उसके दोस्तों से मेरी दोस्ती हो गई भाई। वो ऐसी अनशन जगह ले गए ना, उनका एक गांव था कुटी गांव, वो वहाँ पे सारे घर 400 साल पुराने हैं, मिट्टी के घर हैं, सारे पत्थर मिट्टी के घर हैं, लाइट वाइट कुछ नहीं है, सिग्नल कुछ नहीं है वहाँ भाई। लोगों, मैं 1 हफ्ता वहाँ फ्री में रहा हूँ भाई। वहाँ लोगों से मैं बकचोदी कर रहा था उनकी लैंग्वेज में, और इतनी अच्छी हो गई।
और मेरी उनसे इतनी अच्छी बन गई, और क्योंकि उसके दोस्त थे मेरे साथ, तो कोई ना कोई दूर का रिश्तेदार था, तो वो होगा कि इसे हमारे घर लेके आओ। भाई मैं 1 हफ्ते उनके वो मिट्टी के घरों में रहा, उन्होंने ही खिलाया, इतना मज़ा आया। और वहाँ के व्यूज़, लोग बोलते हैं कि बेस्ट इंडिया की रोड ट्रिप स्पीति है और तुम्हारी क्या कहते हैं लद्दाख है। भाई वन ऑफ द बेस्ट आदि कैलाश और ओम पर्वत की। ओम पर्वत तो सामने से देखने में किसी ने जैसे ऐसे काट के ठप्पा मारा हो, वो पीके का डायलॉग है ना कि ठप्पा कहाँ है दिखाओ, एकदम ठप्पा है भाई ओम का, बहुत सुंदर। और उस एरिया में 1-2 वैलीज़ भी हैं, दारमा वैली, नाभी वैली वगैरह, ब्यूटीफुल भाई। वो छुपा हुआ है, वो अभी हिमाचल जैसे एक्सप्लॉइट हो रहा है ना, वहाँ ये नहीं हो रहा है, वहाँ कमाल जगह है वो। तभी वो शायद रास्ते नहीं बना रहे कि एक्सप्लॉइट ना हो जाए। और वहाँ पे वो है कि इतने टाइम में इतने ही लोग आ सकते हैं, वहाँ पे एंट्री पास बनता है, तो एक पॉइंट पे इतने ही लोग आ सकते हैं। ऑल राइट भाई, मज़ा आ गया आपसे बात करके, और उम्मीद है जनता को भी मज़ा आया होगा। जितनी भी वीडियोस की हमने बात करी है वो आपको भाई के इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे मिल जाएगा, तो दोनों का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, जाओ हमारे भाई को फॉलो कर लो, बढ़िया बढ़िया डॉक्यूमेंट्रीज आने वाली हैं। और ये एपिसोड कैसा लगा आप कमेंट करके बता देना। फिलहाल हम इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं, और सौमिल भाई के साथ अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कर दो, और हम बढ़िया सा एक और एपिसोड करेंगे। स्पेशली जो इंडिया की हमने बात करी है वो हर एक फेस्टिवल को डिस्कस करेंगे डिटेल में। और चलो इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। आप जाते जाते ऑडियंस से कुछ कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि तीनों भाई के साथ बड़ा मज़ा आया भाई। मैंने ये नहीं सोचा था, एक वो कहानी सुनाना चाहता हूँ मैं, कि हम थाईलैंड में, मैं 2 महीने का था, ये भी उस टाइम को समूह में आए हुए थे, हम टकराए, दोस्ती हो गई, मतलब दोस्ती क्या, हाय हेलो हो गई कि अरे ब्रो देखा है कहीं इंडिया है ये वो। 2 गाने साथ में गा लिए। हाँ, एमिनेम का लम्बा वे उलाई गा रहे थे दोनों भाई। उसके बाद भाई का मैसेज आया करते हैं पॉडकास्ट, तो एकदम वो दोस्ती अपनापन वाला सीन लगा। मेरे थोड़ा वो हो रहा था कि पहले बार ऐसे सेटअप पे आ रहा हूँ, फट रही है, पर काफ़ी मज़ा आया, और वापस करेंगे। भाई हमें मजा आया। मज़ा आ ओके गया। जी। अब हम ख़त्म करते हैं इस एपिसोड को, मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा।